वेलकम टू आरडी नॉवल। कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। हम यहाँ पेश करते हैं दिल को छू जाने वाली कहानियां, जहाँ हर एपिसोड आपको एक नई दुनिया में ले जाता है। चाहे वो हो बिलियनर की कहानी, या एआई से भरा एक्शन, या इमोशनल लव स्टोरी, आरडी नॉवल पर आपको सब मिलेगा। वो भी 100% एनिमेटेड और एआई टेक्नोलॉजी के साथ। सुने, महसूस करें और कहानी का हिस्सा बने। सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए एक अनोखी दुनिया से। एपिसोड 200। एक उदित शामक की पुतलियां सिकुड़ गईं। जब उसने विहान की आज्ञा सुनी, उसका दिल ऐसा लगा जैसे टुकड़े टुकड़े हो गया हो। शामक परिवार के मुखिया के रूप में वह अत्यंत शक्तिशाली था और उसे जांगनान प्रांत में एक शीर्ष व्यक्ति माना जा सकता था। फिर भी उससे एक युवक द्वारा घुटने टेकने और मृत्यु स्वीकार करने के लिए कहा जा रहा था। यह बस एक अपमान था। हालांकि वह जानता था कि विहान खतरनाक था, लेकिन वह यह नहीं मानता था कि यह उस बिंदु तक था जहां बाद वाला उसे धमकी दे सकता था। वह यह नहीं मानता था कि वह एक ऐसे बच्चे को हरा नहीं सकता जिसकी उम्र शायद उसके मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करने के वर्षों से भी मेल नहीं खाती थी। उदित शामक ने एक कदम आगे बढ़ाया और ठंडे स्वर में कहा, बच्चे, तुम बहुत घमंडी हो और वह घमंड आज तुम्हें मरवा देगा। मैं मूल रूप से तुम्हें परितोष कुमार को सौंपना चाहता था, लेकिन अब मैंने अपना मन बदल लिया है। मैं उसे तुम्हारी लाश सौंपूंगा। मरो। एक क्रोधित दहाड़ के साथ उदित शामक ने एक कदम आगे बढ़ाया और एक ग्रैंडमास्टर की शक्ति फूट पड़ी, जिससे उसके पीछे की मेज के टुकड़े टुकड़े हो गए। उदित शामक ने 3 मीटर आगे छलांग लगाई, अपनी मुट्ठी को ऊर्जा की लहरों से घेरते हुए। फिर उसने इसे विहान की ओर जोर से मारा। मुझे दिखाओ कि तुम्हें घमंड करने का क्या अधिकार है। असंख्य ऊर्जा की धाराएं विहान की ओर ब्लेड की तरह चली। विहान की निगाहें अभूतपूर्व रूप से गंभीर थीं और उसने अपनी सतर्कता कम नहीं की। हालांकि दूसरा पक्ष हुआक्सिया के ग्रैंडमास्टर रैंकिंग में 192वें स्थान पर था, लेकिन उसकी ताकत शायद उसके रैंक से कहीं अधिक हो गई थी। यह व्यक्ति संभवतः उसका अब तक का सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी था। विहान का शरीर अचानक पीछे हट गया और उदित शामक की मुट्ठी उसके शरीर के पास से गुजर गई। धम। जिस क्षण उदित शामक जमीन पर उतरा, उसने एक मजबूत कंपन पैदा किया। उसके पैरों के उतरने की जगह पर मकड़ी के जाले जैसे कुछ दरारें दिखाई दी। तुम छोटे कमीने, देखते हैं कि तुम कितनी देर तक चकमा दे सकते हो। उदित शामक ने दहाड़ते हुए एक किंगोंग तकनीक का उपयोग करके विहान की ओर दौड़ लगाई। धम धम धम। वह विहान पर लगातार मुक्के बसाता रहा और उसके मुक्कों की गति ने ध्वनि विस्फोटों को गूंजने के लिए मजबूर किया, जबकि मुक्कों से निकलने वाली ऊर्जा की धाराओं ने आंगन के पौधों, फर्नीचर और दीवारों को नष्ट कर दिया। विहान ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था, क्योंकि वह जियांगनान प्रांत के शीर्ष मार्शल कलाकारों में से एक की ताकत का अनुभव करना चाहता था। क्योंकि परितोष कुमार उदित शामक से मजबूत था, इसलिए वह इस लड़ाई के आधार पर परितोष कुमार की ताकत के बारे में कुछ मोटे अनुमान लगा सकता था। उदित शामक ने देखा कि विहान चकमा दे रहा था, हालांकि किसी कारण से वह विहान के शरीर को छू भी नहीं पा रहा था। इस भावना ने उसे अत्यंत क्रोधित कर दिया। क्या तुम अभी कुछ देर पहले घमंडी नहीं थे? जवाबी हमला करो, तुम बस चकमा क्यों दे रहे हो? उदित शामक गहरी आवाज में दहाड़ा। उसने अपनी गति बढ़ा दी, विहान के सभी भागने के रास्तों को बंद करने की कोशिश की। मरो। उसकी हथेली सीधे विहान के सिर पर निशाना लगा रही थी। इस बिंदु पर विहान ने चकमा देना बंद कर दिया। उसने अपनी सच्ची क्यूई इकट्ठा की और फिर एक मुक्का मारा। धम। दोनों ताकतें तुरंत टकरा गईं और विला के आंगन की दीवारें ढह गईं। उसी समय विहान और उदित शामक पीछे हट गए। उदित शामक 6 कदम पीछे हटा, जबकि विहान ने 3 कदम पीछे लिए। इस दृश्य ने उपस्थित सभी शामक परिवार के सदस्यों के दिलों को हिला दिया। किसने सोचा होगा कि जियांगनान प्रांत में एक युवक होगा जो परिवार के मुखिया के साथ बराबरी पर लड़ सकता है? क्या यह बच्चा जन्मजात मार्शल कलाकार था? उदित शामक का दाहिना हाथ थोड़ा कांप रहा था। वह अब भी हुई टक्कर के प्रभाव से हुई क्षति को महसूस कर सकता था। उसकी आंखों में क्रोध गायब हो गया और वह अत्यंत गंभीर हो गया। उसने महसूस किया था कि विहान की गति और ताकत उससे अधिक थी। विहान को हराना आसान नहीं होगा। इस क्षण एक शामक परिवार के शिष्य ने हॉल में एक लंबी तलवार पकड़ी और उसे फेंक दिया। परिवार के मुखिया, हमारा शामक परिवार अपनी तलवार कौशल के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा। उदित शामक ने लंबी तलवार पकड़ी और उसे मजबूती से पकड़ लिया। उसका हत्या का इरादा चारों दिशाओं में फैल गया और उसकी आभा पहले से भी मजबूत लग रही थी। जब शामक परिवार के विशेषज्ञों ने यह देखा तो उदित शामक की जीत में उनका विश्वास बढ़ गया। नंगे हाथों के मुकाबले में शामक परिवार निश्चित रूप से सबसे मजबूत नहीं था, लेकिन जब तलवारों की बात आती थी तो जियांगनान प्रांत में कोई भी उनसे श्रेष्ठ होने का दावा नहीं करेगा। उन्होंने विहान को सहानुभूति से देखा। शायद जल्द ही इस बच्चे के अंग कट जाएंगे, शायद उसके पास सिर भी नहीं बचेगा। अर्पिता शामक के हथेलियों पर पसीना आ गया था। वह दौड़कर उन्हें रोकना चाहती थी, लेकिन एक शामक परिवार के विशेषज्ञ ने उसके कंधे को दबा दिया। मिस, जल्दबाजी न करें, परिवार के मुखिया निश्चित रूप से इस बच्चे को मारेंगे। अर्पिता ने अपने होठों को हल्के से काटा, ये नहीं जानते हुए कि क्या कहें। इस क्षण जमीन पर पड़े चिराग शामक ने खुद को सहारा देने की पूरी कोशिश की। उसकी कमर से दर्द ने उसके पूरे शरीर को झटका दिया। उसने विहान की ओर देखा और पूरी ताकत से चिल्लाया, मिस्टर विहान, उदित शामक की तलवार से सावधान रहें, उसकी तलवार घातक है। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, उदित शामक ने हिलना शुरू कर दिया और उसने लंबी तलवार को एक क्रूर चाप में घुमाया। विहान ने बिल्कुल चकमा नहीं किया। इसके बजाय वह एक तीर की तरह आगे बढ़ा और उदित शामक की कलाई पकड़ ली। वह अभी कदम उठाने ही वाला था कि अचानक उसे पीछे से एक बर्फीली हत्या की मंशा महसूस हुई। एक विशेषज्ञ ने वास्तव में छिपकर हमला किया था। उसके सामने और पीछे दोनों तरफ खतरा था। कितना नीच! मिस्टर विहान, सावधान। चिराग शामक का चेहरा इस आकृति के अचानक प्रकट होने पर बुरी तरह बदल गया। उसे अफसोस था कि विहान के अधीनस्थ के रूप में वह बिल्कुल मदद नहीं कर सका। विहान जानता था कि चकमा देने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए उसने अपनी 5 उंगलियों को उदित शामक की कलाई के माध्यम से एक तेज ब्लेड की तरह ड्रिल किया। एक पल में ताजा खून फूट पड़ा। उसी समय उसके पीछे के विशेषज्ञ ने अपनी हथेली को विहान की पीठ पर मारा। विहान का खून उबलने लगा। जैसे ही वह पीछे हटा, एक तलवार उसके सीने की ओर काटी गई। उसने घातक प्रहार से बचने के लिए एज़ोर ड्रैगन फैंटम बॉडी तकनीक का उपयोग किया, लेकिन उस कट ने उसके कपड़े फाड़ दिए और उसके सीने पर खून की एक धारा छोड़ दी। विहान एक कोने में पीछे हट गया। उसने जो सफेद टी-शर्ट पहनी थी वह खून से लाल हो गई थी, जो जमीन पर टपकने लगी थी। यह पहली बार था जब विहान ने कुनलुन पर्वत छोड़ने के बाद खून बहाया था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि शामक परिवार में ऐसा छिपा हुआ विशेषज्ञ होगा जो उदित शामक से भी मजबूत था। उसकी ठंडी निगाहें अचानक प्रकट हुए बूढ़े आदमी पर टिकी थीं। उदित शामक ने भी अपने बगल में खड़े बूढ़े आदमी को आश्चर्य से देखा और कहा, पिताजी, क्या आप एकांत में नहीं थे? मैं इस बच्चे से निपट सकता हूँ। बूढ़े आदमी ने अपनी आस्तीन लहराई और ठंडे स्वर में हंसा, अगर मैं नहीं आता तो तुम आज निश्चित रूप से एक लाश बन जाते। जैसे ही उसने यह कहा, पूरा शामक परिवार चुप हो गया, स्तब्ध हो गया। बूढ़े आदमी ने वास्तव में खुलेआम कहा था कि उदित शामक विहान का मुकाबला नहीं कर सकता।
इसके अलावा बूढ़े आदमी ने विहान पर छिपकर हमला करने में संकोच नहीं किया। बूढ़े आदमी ने विहान की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, बच्चे, मैं मानता हूं कि तुम बहुत मजबूत हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेरे श्यामक परिवार के लिए परेशानी पैदा करने के योग्य हो। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। जब तक तुम उन 3 लाशों के सामने घुटने टेकते हो, 3 बार कोड़ो करते हो और फिर अपनी साधना को अपंग कर देते हो, मैं तुम्हें जाने देने को तैयार हूं। बूढ़े आदमी की आवाज अत्यंत ठंडी थी। विहान मुस्कुराया और अपने मुंह के कोने से खून चढ़ा। उसकी आंखों में खून की प्यास और भी तीव्र हो गई। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी निगाहें रसातल की गहराई की तरह ठंडी थी। नरक में जाओ। फिर कुछ अप्रत्याशित हुआ। विहान वास्तव में बूढ़े आदमी की ओर दौड़ा। उसी समय उसके हाथ में एक प्राचीन टूटी हुई तलवार प्रकट हुई। ड्रैगन स्लेयर तलवार, एपिसोड 202। यह वही तलवार थी जो विहान ने राधिका से प्राप्त की थी, और यह एक आध्यात्मिक तलवार थी। भले ही यह टूटी हुई थी, इसकी शक्ति अभी भी आश्चर्यजनक थी, क्योंकि इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा का एक अंश नहीं था। विहान ने कभी भी उदित शामक के खिलाफ ड्रैगन स्लेयर तलवार का उपयोग करने का इरादा नहीं किया था, लेकिन शामक परिवार की नीच चालों ने उसे क्रोधित कर दिया था। आज वह शामक परिवार के खून का उपयोग ड्रैगन स्लेयर तलवार को पोषित करने के लिए करने वाला था। बूढ़े आदमी को यह उम्मीद नहीं थी कि विहान ऐसी प्रतिकूल स्थिति में भी हमला करने की हिम्मत करेगा। हालांकि इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। उसने ठंडे स्वर में हंसा और अपनी मुट्ठियां कस लीं, क्योंकि उसने जमीन पर पड़ी लंबी तलवार उठाई। मैंने तुम्हें एक रास्ता दिया था, लेकिन तुमने इसे लेने से इनकार कर दिया। चूंकि तुम नरक के रास्ते पर चलने पर जोर दे रहे हो, मैं तुम्हारी जान लेकर उन 3 वूस की आत्माओं को शांत करूंगा। बूढ़े आदमी ने अपनी लंबी तलवार लहराई और एक तेज आवाज गूंजी, क्योंकि ऊर्जा की लहरें बाहर निकली। यह अत्यंत भयानक था। उसने विहान की ओर देखा, जो उसकी ओर दौड़ रहा था, और तलवार को एक भारी प्रहार के साथ नीचे लाया। क्या टूटी हुई तलवार को भी हथियार माना जा सकता है? हास्यास्पद। एक सेकंड बाद एक भयानक आभा ने उसके दिल को जकड़ लिया और उसके चेहरे पर मुस्कान जम गई। वह तलवार की कीवी की एक विशाल मात्रा को अपनी ओर लहर की तरह उमड़ते हुए महसूस कर सकता था, और उसे वास्तव में इस हमले से अपनी जान को खतरा महसूस हुआ। बुरा हुआ। बूढ़े आदमी ने अपना प्रहार बीच में ही रोक दिया और तुरंत पीछे हट गया। फट। बहुत देर हो चुकी थी। टूटी हुई तलवार से संकेंद्रित तलवार की कीवी ने वास्तव में उसके सीने में एक गहरी खूनी घाव को फाड़ दिया, जो पहले की तलवार के प्रहार ने विहान के सीने पर छोड़ा था। बूढ़ा आदमी एक दर्जन कदम पीछे लड़खड़ाया और अंत में रुक गया। वह लगभग जमीन पर गिर गया। उदित शामक उसके पास जाकर उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन बूढ़े आदमी ने उसे धक्का दे दिया। बूढ़े आदमी ने खुद को स्थिर किया और विहान को घूरा। हालांकि युवक की आंखों ने उसके खून को ठंडा कर दिया। यह कैसी निगाह थी, उदासीन और ठंडी। इसमें वह भावनाएं नहीं थीं जो एक इंसान में होनी चाहिए। उसका दिल उथल-पुथल में था। विहान और उदित शामक के बीच लड़ाई के दौरान उसने महसूस किया था कि हालांकि विहान की ताकत भयानक थी, उसकी निकट युद्ध क्षमता उसके लिए घातक खतरा नहीं थी। हालांकि जिस क्षण यह तलवार चित्र में आई, चीजें बदल गईं। विहान की युद्ध शक्ति में काफी वृद्धि हुई थी। अब विहान उसे सीधे कुचलने में सक्षम था। यह बच्चा कहां से आया? वह केवल 1 साल के लिए एकांत में था। फिर भी जंगलान प्रांत में अचानक ऐसा राक्षस प्रकट हो गया। उसकी आंखें अचानक विहान के हाथ में टूटी हुई तलवार पर पड़ी, और उसने टूटी हुई तलवार के चारों ओर लिपटी आध्यात्मिक ऊर्जा और हत्या के इरादे को देखा। यह एक आध्यात्मिक तलवार है। उसने आखिरकार समझा कि क्यों स्थिति अचानक बदल गई थी। उसकी सामान्य तलवार किसी भी तरह से एक आध्यात्मिक हथियार से मुकाबला नहीं कर सकती थी, भले ही वह टूटी हुई हो। बूढ़े आदमी की आंखें लालच से जल रही थीं। यदि वह इस आध्यात्मिक तलवार को प्राप्त कर लेता तो उसकी ताकत निश्चित रूप से बढ़ जाती। इस क्षण उदित शामक ने भी चिल्लाकर कहा, पिताजी, इस बच्चे ने कई रहस्य छिपाए हैं। इस गोली को देखें, यह उससे आई है। अगर हम उसे हरा सकते हैं तो हमारा शामक परिवार निश्चित रूप से फिर से उभरेगा। उदित शामक ने बूढ़े आदमी को एक गोली भी सौंपी। बूढ़े आदमी ने उसकी ओर देखा और उसकी पुतलियां आश्चर्य से सिकुड़ गईं। यह एक ताजा गोली थी। जब उसने विहान को फिर से देखा तो उसकी निगाह लगभग उन्मादी थी। उसकी नजरों में यह सामान पहले से ही शामक परिवार का था। अपने घावों को नजरअंदाज करते हुए बूढ़े आदमी ने एक और तलवार पकड़ी और अपनी ताकत को उसकी सीमा तक धकेल दिया। वह गोलियां और वह आध्यात्मिक तलवार मेरी होंगी। तुम मेरी चीजें चुराने की हिम्मत करते हो? चूंकि ऐसा है, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। विहान का चेहरा शांत था। उसका पहले का हमला एक परीक्षण था, क्योंकि वह ड्रैगन स्लेयर तलवार की शक्ति का परीक्षण करना चाहता था। वास्तव में उसकी असली ताकत उसके निहत्थे निकट युद्ध कौशल में नहीं, बल्कि उसकी तलवार के इरादे में थी। पलक झपकते ही बूढ़ा आदमी विहान के सामने प्रकट हुआ, तलवार को एक घातक चाप में घुमाते हुए। हमला इतना तेज था कि एक ग्रैंड मास्टर भी इसे चकमा नहीं दे सकता था। बूढ़ा आदमी पहले से ही मुस्कुरा रहा था। छोटे बच्चे, यह एक सबक हो कि जियांगनान प्रांत में मार्शल आर्ट्स परिवार को नाराज न करें। मुझे तुम्हारे हाथ चाहिए। इस क्षण बूढ़े आदमी ने अचानक देखा कि कुछ गलत था। खतरनाक स्थिति के बावजूद विहान वास्तव में मुस्कुरा रहा था। वह मुस्कान ऐसी लग रही थी जैसे वह नरक के राक्षस के चेहरे पर हो। तुम्हें मुझे नाराज नहीं करना चाहिए था, तुम्हें वास्तव में नहीं करना चाहिए था। यह कहने के बाद विहान अचानक हिल गया। उसके शरीर के चारों ओर इकट्ठा हुई आभा एक धमाके के साथ फट पड़ी। उसी समय ड्रैगन स्लेयर तलवार ने शक्ति के साथ विस्फोट किया। इसकी टूटी हुई ब्लेड पर वास्तव में एक टिमटिमाती हुई लौ प्रकट हुई। इस क्षण न केवल बूढ़ा आदमी स्तब्ध था, बल्कि बाकी सभी भी थे। वे प्राचीन मार्शल कलाकार थे, फिर भी उन्होंने पहले कभी ऐसी अजीब चीज नहीं देखी थी। ये बच्चा कहां से आया? बूढ़े आदमी ने खतरे को भांप लिया और सहज रूप से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इस प्रकार वह केवल चिल्ला सकता था, सब लोग सुनो, इस बच्चे पर अपनी पूरी ताकत से हमला करो, उसे मार डालो। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसने महसूस किया था कि जब तक विहान के पास वह आध्यात्मिक तलवार थी, तब तक उसे हराने का कोई मौका नहीं था। वे केवल संख्या के साथ जीत सकते थे। उदित शामक और शामक परिवार के विशेषज्ञों ने आदेश का पालन किया और विहान की ओर दौड़े। उनकी हत्या के इरादे ने पूरे विला को भर दिया। हालांकि इससे पहले कि वे विहान के करीब पहुंच पाते, उसका तलवार का इरादा पहले से ही उसके हाथ में प्रकट हो चुका था, जो हल्की लौ के साथ मिलकर बूढ़े आदमी की ओर एक भयंकर और राक्षसी शक्ति को उन्मुक्त कर रहा था। मेरी तलवार आज तुम्हारा सिर लेगी। अचानक विहान ने एक पृथ्वी को हिला देने वाली धाड़ निकाली। बूढ़ा आदमी चकमा देना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपनी गर्दन पर एक ठंडक महसूस की और सहज रूप से इसे ढकने के लिए हाथ बढ़ाया। हालांकि मृत्यु की आभा पहले से ही उस पर हावी हो चुकी थी। ताजा खून फूट पड़ा। एपिसोड 203 धड़ाम। बूढ़े आदमी का सिर जमीन पर गिर गया। उसका चेहरा सदमे में था और उसका खून धीरे धीरे फर्श को रंगने लगा। इस क्षण शामक परिवार के विशेषज्ञ अपने कदमों पर रुक गए। उन्होंने जमीन पर पड़े बूढ़े आदमी के सिर को देखा और वे मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। शामक परिवार का सबसे भयानक विशेष ओल्ड मास्टर शामक वास्तव में मर चुका था। जियांगनान प्रांत में पुरनगर में ओल्ड मास्टर शामक के बारे में कई किंवदंतियां थीं, लेकिन वह वास्तव में इस युवक के हाथों मर गया था। कमबख्त। जब उदित शामक ने यह दृश्य देखा तो वह अनजाने में कुछ कदम पीछे हट गया। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने विहान को फिर से देखा। अब उसकी निगाह में केवल सदमा और डर था। भीतर से वह अब अपने पिछले कार्यों पर पछता रहा था। उसे विहान को नाराज नहीं करना चाहिए था। उदित शामक ने चिराग शामक की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक समझ का भाव प्रकट हुआ। चिराग शामक शामक परिवार को धोखा देने के लिए तैयार था। वह सोलंकी परिवार के एक विशेषज्ञ को मारने के लिए तैयार था।
यह सब इस युवक की वजह से था। साथ ही चिराग शामक परिवार को एक मौका दे रहा था। हालांकि उसने गलत निर्णय लिया था और अब शामक परिवार को इसकी कीमत चुकानी थी। इस क्षण उदित शामक का दिल गहरे पश्चाताप से भर गया था। यहाँ तक कि उसका पिता भी इस बच्चे का मुकाबला नहीं कर सका तो वह क्या कर सकता था। दूर से अर्पिता की आंखें सदमे से भरी थीं। उसने अपने मुंह को अपने हाथ से ढक लिया, कोशिश कर रही थी कि कोई आवाज न निकले। उसका पूर्वानुमान सही था। वह जानती थी कि ऐसा होगा। उन्होंने क्यों नहीं सुना। सबकी निगाहें उस युवक पर टिकी थीं क्योंकि सभी जानते थे कि वह शामक परिवार के जीवन और मृत्यु का फैसला करेगा। विहान ने ड्रैगन स्लेयर तलवार को दूर रखा और अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखा। उसकी शक्तिशाली आभा ने हॉल को घेर लिया। शामक परिवार के सभी लोग घुटने टेक दो। उसकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह थी और शामक परिवार के सदस्यों के दिलों में गूंज रही थी। प्लॉप। विहान के आसपास के शामक परिवार के विशेषज्ञ सभी घुटने टेक गए। उनके पास और क्या विकल्प था। वे इस युवक को हरा नहीं सकते थे। अर्पिता के पैर कमजोर हो गए और उसका चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि वह भी घुटने टेक गई। केवल उदित शामक खड़ा रहा। उसका इंकार शामक परिवार की अंतिम गरिमा का प्रतीक था। यदि वह भी घुटने टेक देता तो इसका मतलब होता कि शामक परिवार ने आत्मसमर्पण कर दिया। मैं तुमसे घुटने टेकने को कहा था लेकिन तुमने अभी भी मना कर दिया। विहान की उदासीन आवाज गूंजी। उसके आध्यात्मिक दबाव का एक अंश उदित शामक पर केंद्रित था जिसके कारण उसने खून की एक उल्टी कर दी। फिर उसका घुटना भी जमीन पर गिर गया। यदि वह भागने की कोशिश करता तो शायद उसे जीवित रहने का मौका मिलता। हालांकि अपने पिता का सिर कटते हुए देखने ने उसकी तार्किक सोच को छीन लिया था। उसके दिल में केवल निराशा थी। शामक परिवार को कभी जियांगनान प्रांत में एक शीर्ष मार्शल आर्ट्स परिवार माना जाता था। भले ही यह पतन पर था, यह ऐसी चीज नहीं थी जिसके साथ साधारण लोग छेड़छाड़ कर सकते थे। हालांकि इस क्षण हर कोई एक युवक के सामने घुटने टेक रहा था। हुआक्सिया के मार्शल आर्ट्स दुनिया में ताकत ही सब कुछ थी। कोई भी कमजोर पर दया नहीं करता, न ही वे मजबूत के सामने समर्पण करने पर पलक झपकाते हैं। मिस्टर विहान, हमें पता है कि हम गलत थे। कृपया हमारी जान बख्श दें। जीवित रहने के लिए शामक परिवार के विशेषज्ञ एक के बाद एक दया की मांगने लगे। इस क्षण उन्हें अपनी गरिमा की परवाह नहीं थी। जीवित रहना अधिक महत्वपूर्ण था। शोर मत मचाओ। विहान ने अपने हाथ से कुछ हवा के ब्लेड छोड़े जिसने उनके सिर काट दिए और खून ने हॉल के फर्श को रंग दिया। उदित शामक कांप रहा था। क्या यह बच्चा वास्तव में पूरे शामक परिवार को खत्म करने जा रहा था। विहान धीरे धीरे उदित शामक की ओर चला। जब वह उदित शामक के पास पहुंचा तो वह रुक गया। मैंने एक बार तुम्हारे शामक परिवार को एक मौका दिया था लेकिन तुमने इसका सम्मान नहीं किया। तुम्हें चिराग शामक को नहीं छूना चाहिए था और तुम्हें मुझे उकसाना नहीं चाहिए था। उदित शामक बहुत अच्छी तरह जानता था कि इस युवक ने जो निर्णायकता दिखाई थी उसके आधार पर वह निश्चित रूप से जीवित नहीं बच सकता था। इसलिए उसने दया की भीख मांगने का विकल्प नहीं चुना। उसने अपना सिर उठाया और विहान को ठंडे स्वर में देखा। विहान, मुझे मारने का कोई मतलब नहीं है। तुमने परितोष कुमार को नाराज कर दिया है तो तुम फिर भी मर जाओगे। हालांकि परितोष कुमार हुआक्सिया के ग्रैंड मास टर रैंकिंग में 189वें स्थान पर है। वह कुछ साल पहले की बात थी। जहां तक मुझे पता है उसने 2 साल पहले एक अवसर प्राप्त किया था और उसकी ताकत बहुत बढ़ गई है। तुम्हारा उसके खिलाफ कोई मौका नहीं है। हाँ, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। विहान ने हाथ बढ़ाया और उदित शामक की गर्दन पकड़ ली। जैसे ही वह उदित शामक को खत्म करने वाला था एक सुंदर आकृति आई और विहान के सामने घुटने टेक दिए। मिस्टर विहान, कृपया मेरे पिता की जान बख्श दें। मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। यह अर्पिता थी, गाय या घोड़े की तरह। विहान ने शांत स्वर में कहा, हाँ, बशर्ते मिस्टर विहान मेरे पिता को जाने दें। मैं अपने पूरे जीवन मिस्टर विहान के साथ सोने के लिए भी तैयार हूं। अर्पिता ने दांत पीसते हुए कहा। उसके पास अपने पिता की जान बचाने के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं था। विहान ने अर्पिता शामक की ओर देखा और उदासीन स्वर में कहा, उदित, शामक को जाने देना यह असंभव है। कट। उदित शामक की गर्दन टूट गई और उसकी जीवन शक्ति खत्म हो गई। शामक परिवार का मुखिया मर चुका था। यह विहान का सिद्धांत था। कोई भी उसे अपने दुश्मनों को मारने से नहीं रोक सकता था। जब अर्पिता ने यह देखा तो उसने असहाय रूप से आह भरी। उसे ज्यादा दुख नहीं हुआ। यह सब उसके पिता की गलती थी। हालांकि उसने अपने पिता को बचाने की उम्मीद की थी। यह एक आखिरी कोशिश थी जिसके लिए उसे ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। कौन अपने दुश्मन को जाने देगा। विहान ने शामक परिवार की लाशों की ओर देखा और उसकी ठंडी निगाह अर्पिता पर पड़ी। चिराग शामक ने यह देखा और डर गया कि यहां तक कि निर्दोष अर्पिता शामक भी इसमें फंस जाएगी। इसलिए उसने जल्दी से विनती की, मिस्टर विहान, युवा मिस शामक परिवार के अन्य सदस्यों जैसी नहीं है। जब मैं मुश्किल में था उन्होंने मेरे लिए बोला था। वह अपने पिता को आपके साथ उलझने से रोकने की कोशिश भी कर रही थी। वास्तव में अर्पिता यह सब कर रही थी लेकिन परिवार के मामलों में उसकी ज्यादा राय नहीं थी। इसलिए कोई उसकी नहीं सुनता था। एपिसोड 204। मुझे एक कारण दो कि मैं तुम्हें क्यों न मारूं। विहान ने शांत स्वर में कहा। अर्पिता शामक की आंखें लाल हो गईं। वह स्वाभाविक रूप से जीवित रहना चाहती थी। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने निर्णायक रूप से कहा, पहला, मैं इतनी मजबूत नहीं हूं कि आपको मार सकूं, नहीं मैं कभी होंगी। दूसरा, शामक परिवार मेरा एकमात्र समर्थन है। शामक परिवार के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। तीसरा, हालांकि शामक परिवार अब जियांगनान प्रांत में विशेष रूप से प्रभावशाली नहीं है। हमारे पास अभी भी कैपिटल सिटी में एक निश्चित सुरक्षात्मक छतरी के साथ संबंध है। अगर मैं जीवित हूं तो मैं गारंटी दे सकती हूं कि आपको शामक परिवार से या उस सुरक्षात्मक छतरी से भी कोई धमकी नहीं मिलेगी। विहान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपनी उंगली पर रक्तसार की एक बूंद बना ली। क्या तुम इस रक्तसार को स्वीकार करने के लिए तैयार हो? केवल तभी मैं तुम्हें जाने दे सकता हूं। अर्पिता ने रक्तसार की बूंद को देखा और अपने दांत पीस ली। मैं तैयार हूं। कुछ क्षणों बाद रक्तसार उसके माथे में घुस गया। उसके बाद विहान ने अर्पिता को नजरअंदाज कर दिया और अपना ध्यान गंभीर रूप से घायल चिराग शामक पर लगाया। उसके घायल शरीर को देखकर उसने एक लंबी सांस ली। न केवल चिराग शामक की कई हड्डियां टूटी हुई थीं बल्कि उसका चेहरा भी सूजा हुआ और विकृत था। उसे इतनी बुरी तरह पीटा गया था और वह मूल रूप से अपंग हो गया था। धन्यवाद मिस्टर विहान मेरा बदला लेने के लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं अब आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। चिराग शामक की आंखें दृढ़ संकल्प और दर्द से भरी थीं। अब मैं अपंग हूं, इसलिए मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। विहान ने अपने हाथ में सच्ची क्यू की एक धारा एकत्रित की और इसे अपनी उंगली के माध्यम से चिराग शामक के शरीर में भेज दिया। एक गर्म धारा धीरे धीरे चिराग शामक के अंगों और हड्डियों में बहने लगी। जब तक मैं यहां हूं तुम अपंग नहीं रहोगे। 3 दिनों से भी कम समय में तुम निश्चित रूप से ठीक हो जाओगे। चिराग शामक ने अपने शरीर में गर्म धारा को उमड़ते हुए महसूस किया और उसे आश्चर्य हुआ कि उसकी चोटें तेजी से ठीक हो रही थीं। उसकी आंखें फैल गईं। वह नहीं जानता था कि विहान ने किस तरह का चमत्कार किया था, लेकिन वह अत्यंत आभारी था। थोड़ी देर बाद विहान खड़ा हुआ और अर्पिता से कहा, मेरे लिए एक कलम और कागज तैयार करो। जी मिस्टर विहान। अर्पिता जल्दी से अपने कमरे में गई और मांगी गई चीजें ले आई। फिर विहान ने एक नुस्खा लिखा और उसे निर्देश दिया, जियांगनान प्रांत के सबसे अच्छे पारंपरिक चिकित्सा की दुकान पर जाओ और नुस्खे में सूचीबद्ध चीजें ले आओ। चिराग शामक को दिन में 3 बार काढ़ा दो, क्योंकि चिराग शामक हिल नहीं सकता। वह फिलहाल यहां ही रह सकता है। वरिष्ठ चिराग शामक मेरे स्पैरिंग पार्टनर हुआ करते थे, इसलिए उन्हें कुछ हद तक मेरा शिक्षक माना जा सकता है। मैं स्वाभाविक रूप से उनकी मदद करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करूंगी।
अर्पिता शामक थोड़ी हैरान थी। उसने कुछ सेकंड तक झिझकने के बाद पूछा, मिस्टर विहान, क्या आपको वास्तव में उसे अस्पताल भेजने की जरूरत नहीं है? अस्पताल के उपकरण बेहतर हो सकते हैं। मेरा शामक परिवार एक दिव्य चिकित्सक को जानता है। उसके बोलने से पहले ही विहान ने अपनी आस्तीन लहराई और एक निर्विवाद स्वर में कहा, मेरे मुकाबले कोई भी दिव्य चिकित्सक कहलाने के योग्य नहीं है। विहान ने चिराग शामक को कुछ और निर्देश दिए और चला गया। उसे विश्वास था कि अर्पिता शामक परिवार के आगे के मामलों को अच्छी तरह से संभाल लेगी। हालांकि शामक परिवार को मूल रूप से उसने खत्म कर दिया था, इसलिए जियांगनान प्रांत में कुछ लोग शायद आज अच्छी तरह सो नहीं पाएंगे। विहान विला क्षेत्र में लौटा और देखा कि एक काली एसयूवी थोड़ी दूर पर खड़ी थी। वह पास जाकर देखने के लिए चला गया और जल्द ही खिड़की खुली, जिससे तन्मय का चेहरा दिखाई दिया। मिस्टर विहान, विहान ने सिर हिलाया। उसने अनुमान लगाया कि लक्ष्मीकांत ने कार्य पूरा कर लिया होगा। उसने कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। अंदर का स्थान काफी विशाल था। यह 2 कंप्यूटरों के साथ एक मोबाइल कार्यस्थल की तरह था। जितेंद्र राणावत भी यहाँ था। क्या लक्ष्मीकांत ने चित्र का अनुकरण किया है? विहान बैठ गया और पूछा। जितेंद्र राणावत ने सिर हिलाया और अपने हाथ में एक फोटो सौंपी। लक्ष्मीकांत की स्मृति के अनुसार इस फोटो में व्यक्ति क्लाउड लेक मैनर मामले में दिखाई देने वाले रहस्यमय आदमी से 90% समानता रखता है। विहान ने फोटो लिया और उसकी ओर देखा। अब जब वह आदमी की एक उचित छवि देख रहा था तो उसने महसूस किया कि यह रहस्यमय आदमी वास्तव में उसकी मां से थोड़ा मिलता जुलता था। हालांकि उनके स्वभाव पूरी तरह से अलग थे। एक कोमल था जबकि दूसरा ठंडा था। आदमी की आंखें अत्यंत अभिमानी और दबंग थीं। जितेंद्र राणावत ने स्वाभाविक रूप से विहान की प्रतिक्रिया को देखा। उसने समझाया, ड्रैगन सोल के हमारे कुछ विद्वान विशेषज्ञों का मानना है कि यह व्यक्ति संभवतः आपकी मां से खून के रिश्ते से संबंधित है। साथ ही हमें ड्रैगन सोल के डेटाबेस के माध्यम से इस व्यक्ति के बारे में जानकारी मिली है। विहान स्तब्ध था। उसकी निगाह तेज हो गई क्योंकि उसने कठोरता से पूछा, उसका नाम क्या है? वह कहाँ है? मैं इस व्यक्ति को तुरंत देखना चाहता हूँ। जितेंद्र राणावत ने सिर हिलाया और असहाय होकर कहा, ड्रैगन सोल के डेटाबेस में इस व्यक्ति के बारे में केवल एक जानकारी है, जो यह है कि उसका नाम अनमोल देशमुख है। बाकी जानकारी खाली है। मैंने इस व्यक्ति पर डार्कनेट और अन्य चैनलों के माध्यम से जांच की, लेकिन इस व्यक्ति के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है। ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति से संबंधित सभी जानकारी किसी तरह से संरक्षित है, यहाँ तक कि हमसे भी। विहान ने नाम को बताया और भी ज्यादा भौहें चली। अनमोल देशमुख, मेरी मां का नाम भूमिका देशमुख है। दोनों का उपनाम देशमुख है और वे इतने समान दिखते हैं। विहान को अपनी मां कोमल और उदार के रूप में याद थी। वह और उसके पिता का हमेशा प्रेमपूर्ण संबंध रहा था, लेकिन उसके मन में बचपन से ही सवाल चल रहे थे। यह इसलिए था क्योंकि उसके पास कोई दादा दादी नहीं थे और वह कभी अपनी मां के किसी मित्र या रिश्तेदार से नहीं मिला था। जब वह छोटा था उसने अपनी मां से इसके बारे में पूछा था, लेकिन उसकी मां हमेशा मुस्कुराकर कहती थी कि वह दूर के एक छोटे से पहाड़ी गांव में पैदा हुई थी और उसके लिए घर जाना सुविधाजनक नहीं था। उसके पिता हमेशा इस समय विषय बदल देते थे। ऐसा लगता था जैसे उसके माता पिता इस मामले को छूना नहीं चाहते थे। उसने यह भी अनगिनत बार देखा था कि उसकी मां उत्तर की ओर खाली निगाहों से देखती थी। उसकी आंखों में आंसू थे। यह बहुत दर्दनाक और असहज लगता था। अब विहान ने महसूस किया कि उस समय क्लाउड लेक मैनर की घटना की उसकी जांच उसके परिवार के अतीत के उन हिस्सों को खोल रही थी जो कई सालों से छिपे हुए थे। कैपिटल में उस अज्ञात चीफ जोरावर ने मल्होत्रा परिवार को क्यों नष्ट करना चाहा? उसके माता पिता की लाशें क्यों ली गईं? यह आदमी जिसे अनमोल देशमुख कहा जाता है कौन था? उसकी मां हमेशा उत्तर की ओर लालसा से क्यों देखती थी? उसके माता पिता के साथ वास्तव में क्या हुआ था? इस क्षण विहान के शरीर के चारों ओर एक भयानक आभा प्रकट हुई। तुरंत कार में माहौल बदल गया। जितेंद्र राणावत और तन्मय ने इस आभा का विरोध करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन यह व्यर्थ था। ऐसा लग रहा था जैसे एक जोड़ी हाथ बेरहमी से उनके गले को दबा रहे हों और वे जीवन घातक खतरे में थे। मिस्टर विहान, तन्मय ने दर्द से भरी एक चीख निकाली। तब जाकर विहान होश में आया और जल्दी से अपनी आभा को नियंत्रित किया। मैं भी थोड़ा विचारों में खो गया था, विहान ने समझाया। फिर उसने कुछ सोचा और जितेंद्र राणावत की ओर देखकर पूछा, आपने कहा था कि अनमोल देशमुख की जानकारी संरक्षित है। इसके पीछे की सटीक स्थिति क्या है? मिस्टर विहान, इसके लिए केवल 2 संभावनाएं हैं जहां हुआक्सिया ऐसा करेगा। पहला, इस व्यक्ति की पहचान देश के लिए अत्यंत विशेष थी। दूसरा, यह व्यक्ति हुआक्सिया में एक विशेष मार्शल आर्ट्स परिवार से आया था। एपिसोड 205। विहान ने सिर हिलाया। उसने अनुमान लगाया कि यह संभवतः दूसरा विकल्प था। इस क्षण उसके मन में अभी भी कुछ संदेह थे। चूंकि अनमोल देशमुख एक मार्शल आर्ट्स परिवार से था तो उसकी मां के पास मार्शल आर्ट्स की नींव क्यों नहीं थी? उस समय उसके पास अपनी जान बचाने की क्षमता भी नहीं थी। इसके अलावा चीजों की स्थिति से उसकी मां के पीछे का परिवार कमजोर नहीं था और यह तथ्य कि अनमोल देशमुख क्लाउड लेक मैनर में दिखाई दिया, इसका मतलब था कि दूसरी पार्टी को हुए घटनाक्रम की जानकारी थी। ऐसे में उन्होंने उस त्रासदी को क्यों नहीं रोका? उन्होंने उसके माता पिता की लाशों को दुनिया को धोखा देने के लिए क्यों ले लिया? वास्तव में एक और जानकारी है जिसके बारे में मुझे यकीन नहीं है कि मुझे आपको बताना चाहिए या नहीं। जितेंद्र राणावत ने हिचकिचाते हुए कहा। बोलो। जितेंद्र राणावत ने दांत पीसकर कहा। हुआक्सिया की ग्रैंड मास्टर रैंकिंग में 9वें स्थान पर मौजूद विशेषज्ञ का नाम भी अनमोल देशमुख है। बैंक। यह सुनकर विहान को ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर हथौड़े से प्रहार किया गया हो। हुआक्सिया की ग्रैंड मास्टर रैंकिंग में 9वां स्थान। यह व्यक्ति मूल रूप से हुआक्सिया के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक था। इस अवधि के दौरान विहान ने कुछ विशेषज्ञों को मार डाला था और उसकी युद्ध शक्ति शायद 150 में से 200वें रैंक के बीच थी। बेशक यह सैमसारा ग्रेवयार्ड की स्वर्ग विरोधी शक्ति को ध्यान में रखे बिना था। दूसरा मकबरा अब सक्रिय हो सकता था और तीसरा मकबरा अब खुलने के संकेत दिखा रहा था। इसके साथ उसे विश्वास था कि वह हुआक्सिया के किसी भी ग्रैंड मास्टर का सामना कर सकता है, भले ही उन विशेषज्ञों के पीछे शीर्ष मार्शल आर्ट्स परिवार हो, लेकिन उसके पीछे 100 प्राचीन शक्तिशाली विशेषज्ञ थे। विहान का शरीर अचानक आत्मविश्वास से भर गया। उसने जितेंद्र राणावत और तन्मय की ओर देखा और कहा, अगर आपको अनमोल देशमुख के बारे में कोई और जानकारी मिलती है तो आपको तुरंत मुझे सूचित करना होगा। ठीक है मिस्टर विहान। और कुछ है? विहान ने पूछा। मिस्टर विहान, एक और बात है, तन्मय ने इस क्षण कहा। क्या आपको रिवर सिटी में मार डाले गए पर्ल नेशन के मार्शल एम्परर सोसाइटी के लोग याद हैं? विहान ने सिर हिलाया। उनका क्या? क्या वे यहाँ बदला लेने आ रहे हैं? तन्मय ने सिर हिलाया। अभी तक नहीं, लेकिन हाल ही में पर्ल एम्पायर से खबर आई है कि मार्शल एम्परर सोसाइटी निकट भविष्य में हुआक्सिया के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। मुझे संदेह है कि वे उसी समय आपके पीछे भी पड़ सकते हैं। विहान ने ठंडी हंसी हंसी। उसने कार का दरवाजा खोला और शांत स्वर में कहा, अगर मार्शल एम्परर सोसाइटी हुआक्सिया में कदम रखने की हिम्मत करती है तो मैं उन्हें असली डर का एहसास कराऊंगा। यह कहकर कार का दरवाजा बंद हो गया, जिससे जितेंद्र राणावत और तन्मय अंदर रह गए। उसी समय जियांगनान प्रांत मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन में परितोष कुमार पूरी रात नहीं सोया। यह वर्ष उत्सवपूर्ण होना चाहिए था क्योंकि उसका 60वां जन्मदिन जल्द ही आने वाला था। हालांकि यह वर्ष इसके बजाय एक दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष निकला। यहां तक कि उसका कीमती बेटा भी मर चुका था। उसने पूरे शहर में लोगों को खोजने के लिए लगाया, लेकिन हत्यारे को नहीं ढूंढ सका। वास्तव में कुछ लोगों ने फोटो में विहान को पहचान लिया था। हालांकि
जब उन्होंने इसे अपने वरिष्ठों को रिपोर्ट करना चाहा तो रंजीत मल्होत्रा की विशेष बलों डार्क हॉल ने उन्हें खुलासा करने से पहले ही मार डाला। हालांकि विहान ने कहा था कि उसे डार्क हॉल की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, रंजीत मल्होत्रा चुपके से विहान की गंदगी को साफ कर रहा था। यह एक अधीनस्थ का कर्तव्य था। उसके प्रयासों की बदौलत परितोष कुमार के प्रयासों का कोई नतीजा नहीं निकला। इस क्षण वह पागल होने की कगार पर था। पट परितोष कुमार ने अपनी हथेली मेज पर मारी और मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के लोगों को डांटा। क्या आप सब बेकार हैं? आपने पूरे जियांगनान प्रांत की खोज की और केवल कुछ समान कद काठी वाले बच्चों को ढूंढा। मुझे हथियारा चाहिए। यह स्पष्ट रूप से इनमें से कोई नहीं है। उसके अधीनस्थों के चेहरे राख की तरह हो गए और कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। परितोष कुमार ने अपने गुस्से को दबाया और आगे कहा, मैं सभी को और 3 दिन देता हूं। अगर आप अभी भी हथियारे को नहीं ढूंढ पाए तो मैं आप में से हर एक को जियांगनान प्रांत मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन से निकाल दूंगा। यह सुनकर सभी की सांसें थम गईं। वे अपराधी नहीं थे, फिर भी उन्हें परितोष कुमार के गुस्से का सामना करना पड़ रहा था। इस क्षण एक उपाध्यक्ष ने हिचकिचाते हुए कहा, अध्यक्ष परितोष, गुस्सा न करें। कुछ दिनों में आपका 60वां जन्मदिन है। हम निश्चित रूप से उस व्यक्ति को उससे पहले ढूंढ लेंगे। मेरे 60वें जन्मदिन की बात मत करो। परितोष कुमार और भी गुस्सा हो गया। मेरा बेटा भी नहीं मिला, नरक, मुझे उसका सिर भी नहीं मिला। जन्मदिन की परवाह किसे है? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ और जल्दी से बोला, अध्यक्ष परितोष, आप ऐसा नहीं कह सकते। हाल ही में जियांगनान प्रांत मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के लिए चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं। पहले पुलकित तोमर की मृत्यु, फिर अन्य उपाध्यक्षों का गायब होना और अब आपके बेटे की घटना। अध्यक्ष परितोष, ऐसा लगता है जैसे इसके पीछे कुछ या कोई है। यह सुनकर परितोष कुमार थोड़ा शांत हुआ। उसने बूढ़े आदमी को गंभीरता से देखा और पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? बूढ़े आदमी ने गंभीरता से कहा, अध्यक्ष परितोष, यह आपका जन्म वर्ष है। यह वह वर्ष है जब सब कुछ गलत होगा। इस दुष्ट चक्र को तोड़ने का एकमात्र तरीका अपनी किस्मत बदलना है। अब सबसे उपयुक्त तरीका निस्संदेह आपका 60वां जन्मदिन समारोह है। प्राचीन मार्शल कलाकार इस तरह की तत्वमीमांसीय अवधारणा में विश्वास करते थे। बूढ़े आदमी के शब्दों को सुनकर परितोष कुमार ने सिर हिलाया। ऐसे में उसे वास्तव में अपनी किस्मत बदलने की जरूरत थी। अगर यह चलता रहा तो वर्ष के आगे बढ़ने के साथ चीजें और खराब होंगी। उसने कुछ सेकंड तक हिचकिचाने के बाद कहा, धन्यवाद एल्डर रेन। ऐसे में हम आपके कहे अनुसार जन्मदिन समारोह करेंगे। इसे छोटे पैमाने पर आयोजित करना ठीक रहेगा। हालांकि मुझे दिवाकर के साथ जो हुआ उसे देखते हुए ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर मैं जल्द ही इस स्थिति को हल नहीं करता तो यह परेशानी होगी। अचानक एसोसिएशन का एक कर्मचारी अपने हाथ में एक डिब्बा लेकर दौड़ता हुआ आया। अध्यक्ष परितोष, अभी एक आदमी ने यह डिब्बा भेजा। उसने कहा कि यह आपके लिए है और वह आपका 60वां जन्मदिन पहले से ही मनाना चाहता है। परितोष कुमार की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने उस शानदार डिब्बे की ओर देखा। उसने सिर हिलाया और कहा, इसे नीचे रख दो। हर साल उसके जन्मदिन पर लोग उसके करीब आने के लिए तरह तरह की चीजें देते थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस साल कुछ लोग इतनी जल्दी कार्रवाई करेंगे। कर्मचारी डिब्बा नीचे रखने वाला था, तभी परितोष कुमार ने सूंघा और कुछ अजीब गंध महसूस की। उसने अपना इरादा बदला और आदेश दिया, इसे यहां लाओ। जी सर। कर्मचारी ने सावधानी से डिब्बा परितोष कुमार के सामने मेज पर रखा। परितोष कुमार ने उत्सुकता से हाथ बढ़ाया और इसे खोला। एक सेकंड बाद सभी की आंखें डर से भर गईं और उनकी सांसें लगभग रुक गईं। कर्मचारी जमीन पर गिर पड़ा। उसकी पीठ पसीने से भीग गई। परितोष कुमार और भी दुखी था। उसका रक्त साफ उमड़ पड़ा और उसने खून की एक उल्टी कर दी। उसका चेहरा अत्यंत पीला था। यह तथाकथित उपहार वास्तव में उसके बेटे का सिर था। एपिसोड 206। परितोष कुमार ने शुरू से ही उपहार में कुछ गड़बड़ महसूस की थी, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि यह उनके बेटे का सिर होगा। यह एक खुला खतरा और अपमान था। पूछी, परितोष कुमार ने एक और मुंह भर खून उगला। किसी ने भी पहले कभी उन्हें इस तरह धमकी देने की हिम्मत नहीं की थी। पास खड़े लोग जल्दी से परितोष कुमार की मदद करने और सहारा देने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उसने उन्हें धक्का दे दिया। पाह! परितोष कुमार ने दर्द को सहन किया और एक दीवार पर मुक्का मारा। यह उनके गुस्से को निकालने का एकमात्र तरीका था। बैंग! अनगिनत ईंटें उड़ गईं। धूल और मलबा पूरे कमरे में भर गया। कुछ सेकंड बाद परितोष कुमार ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया जिसने उपहार लाया था और उसे गले से पकड़कर हवा में उठा लिया। बताओ, यह चीज किसने भेजी और वह कहां गया? वो व्यक्ति इतना डर गया था कि वह मुश्किल से बोल पा रहा था। उसने बाहर की ओर इशारा किया और कांपती आवाज में कहा, वह धूप का चश्मा पहने था। वह चांगबांग रोड की ओर गया। बैंग! कर्मचारी को भी दीवार पर फेंक दिया गया और उसने मुंह भर खून उगला। उसी समय एक तेज हवा का झोंका मीटिंग रूम में बह गया क्योंकि परितोष कुमार गुस्से में बाहर भागा। आधे घंटे बाद परितोष कुमार गहरे चेहरे और खून भरी आंखों के साथ लौटा। वह बेहद डरावना लग रहा था। परितोष कुमार ने गहरी सांस ली और भीड़ की ओर देखा। ऐसा लगता है कि वह लड़का मुझसे युद्ध की घोषणा कर रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा। मैं देखना चाहता हूं कि आखिरी हंसी किसकी होगी। उसी क्षण मेज पर रखा फोन बजा। परितोष कुमार हिचकिचाया। इस महीने उनके साथ जो कुछ भी हुआ था उससे उसे डर था कि यह और बुरी खबर होगी। हालांकि कुछ सेकंड बाद उसने फोन उठा लिया। परितोष कुमार बोल रहा हूं, क्या बात है? जल्द ही परितोष कुमार का चेहरा बदल गया और उनकी नजर ठंडी हो गई। उनके होंठ हल्के से कांपे जब उन्होंने अपने पास खड़े व्यक्ति से कहा, श्यामक परिवार के साथ कुछ बड़ा हुआ है। 1 सेकंड, 2 सेकंड। कमरा डरावने ढंग से शांत था। सांस लेने की आवाज भी दब गई थी। सब लोग मूर्तियों की तरह जमीन पर जड़वत खड़े थे। हिस्सा जब उन्होंने आखिरकार प्रतिक्रिया दी तो सभी ने ठंडी हवा की एक तेज सांस ली। कमबख्त, यह और भी बुरी खबर थी। परितोष कुमार ने भीड़ पर नजर डाली और कहा, अब से पूरे शहर में उस व्यक्ति की तलाश करो। साथ ही चूंकि हमें अभी तक इस लड़के का नाम नहीं पता, हम उसे हंटर कहेंगे, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि शिकार कौन करता है और कौन शिकार बनता है। आखिरी कुछ शब्द परितोष कुमार ने लगभग चिल्लाकर कहे। मिंकुई विला। विहान अभी सोफे पर लेटा ही थे कि एक कॉल आया। यह संचित का था। विहान के होंठों पर मुस्कान उभरी और उसने शांति से कहा, क्या परितोष कुमार को उपहार मिल गया? संचित के मुंह के कोने हल्के से फड़के और उसने सिर हिलाया। हाँ, उन्होंने तुरंत खून उगल दिया। मैंने उन्हें इतने सालों में पहली बार इतनी दयनीय हालत में देखा। हालांकि मिस्टर विहान, आपको तैयार रहना होगा। परितोष कुमार और भी गुस्से में है क्योंकि वह आपको नहीं ढूंढ पाए। उन्होंने आपको एक कोड नेम भी दिया, हंटर। चीजें वाकई बिगड़ रही हैं। शायद आपको रुकने के बारे में सोचना चाहिए मिस्टर विहान। हंटर? मजेदार। विहान अच्छे मूड में था और पूछा, क्या परितोष कुमार का जन्मदिन भोज अभी भी आयोजित होगा? संचित ने सिर हिलाया। यह अभी भी होना चाहिए। मिस्टर विहान, क्या आप वाकई इतना आगे जाना चाहते हैं? क्या कुछ हो सकता है? आखिरकार परितोष कुमार की वर्तमान ताकत उनकी रैंकिंग से कहीं अधिक हो सकती है। इसके अलावा भोज में कई शक्तिशाली विशेषज्ञ मौजूद होंगे। भले ही आप दूसरों को डराना चाहते हो, यह तरीका बहुत चरम है। कॉल समाप्त हुई। विहान ने समय देखा और महसूस किया कि प्रिया और जिया चौहान अभी तक वापस नहीं आई थी। इसलिए उसने ड्रैगन स्लेयर तलवार निकाली। पहले इसकी शक्ति देखने के बाद वह इसे फिर से गढ़ने के लिए इंतजार नहीं कर सका। विहान को हथियार बनाने का ज्ञान नहीं था, लेकिन अमरदेव द्वारा दी गई जानकारी का हिस्सा टूटी तलवारों को फिर से गढ़ने की एक विधि थी। विहान ने ड्रैगन स्लेयर तलवार को छूने के लिए हाथ बढ़ाया और उसमें से एक हल्की दुष्ट आभा निकली। इससे पहले कि वह इसे छू पाता, उसकी हथेली पर एक कट बन गया। हालांकि मेरे पास फिर से गढ़ने की विधि है, इसके लिए बहुत सारी सामग्री की जरूरत है और यह थोड़ा परेशानी भरा है। हालांकि रंजीत मल्होत्रा को इसका अधिकांश हिस्सा संभाल लेना चाहिए।
अभी सबसे परेशानी वाली बात इस तलवार की मुख्य सामग्री है। मुझे नहीं पता कि यह तलवार किस सामग्री से बनी है। विहान ने बताया। जैसे ही विहान ने बोलना खत्म किया, विहान की आंखों में ठंडी चमक उभरी। क्या मैंने तुम्हें विला में कदम न रखने के लिए नहीं कहा था? उस क्षण विहान के सामने एक सुंदर आकृति प्रकट हुई। यह राधिका थी, जो श्वेमेई पैलेस से थी। राधिका ने विहान को कुछ सेकंड तक देखा और कहा, मैं यहाँ तुम्हें यह बताने आई हूँ कि श्वेमेई पैलेस कुछ समय के लिए तुम पर हमला नहीं करेगा। मैंने खबर को दबा दिया है। विहान स्तब्ध रह गया और राधिका को रुचि के साथ देखने लगा। एपिसोड 207 विहान की प्रतिक्रिया की कमी को देखते हुए राधिका की नजर उसके हाथ में टूटी हुई तलवार पर पड़ी और जल्द ही उसने समझ लिया। विहान, क्या तुम इस तलवार को दोबारा बनाने की योजना बना रहे हो? विहान ने राधिका को तुरंत नहीं भगाया। आखिरकार उसने उससे ड्रैगन स्लेयर तलवार प्राप्त की थी। संभवतः वह तलवार के बारे में कुछ जानती थी, इसलिए उसने पूछा, राधिका, तुमने यह तलवार कहां से प्राप्त की? राधिका की सुंदर आंखें विहान को घूर रही थीं। उसने सीधे जवाब नहीं दिया, बल्कि कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं जवाब दूं, ठीक है। मैं एक बात जानना चाहती हूँ। विहान थोड़ा नाराज हुआ। वह अब शर्तें लगा रही थी। बोलो, क्या तुम्हारा शामक परिवार के विनाश और परितोष कुमार के बेटे के सिर काटने से कुछ लेना देना है? जुमेई पैलेस की सदस्य के रूप में राधिका को स्वाभाविक रूप से पता था कि पिछले कुछ दिनों में जियांगनान प्रांत में क्या हुआ था। जब उसने फोटो में उस आदमी की पीठ देखी तो वह तुरंत विहान के बारे में सोचने लगी। हालांकि विहान बहुत शक्तिशाली था, लेकिन शामक परिवार को नष्ट करना इतना आसान नहीं था। इसलिए वह अनिश्चित थी कि यह उसका काम था या नहीं। मैंने उन्हें मारा। विहान की आवाज धीरे धीरे कम हो गई। उसने सोचा कि दूसरी पार्टी कुछ महत्वपूर्ण पूछने वाली थी, लेकिन यह इतनी छोटी बात थी। हालांकि राधिका मानसिक रूप से तैयार थी, फिर भी विहान के स्वीकार करने पर वह हांफने से खुद को रोक न सकी। यहाँ तक कि उसने विहान को देखने का तरीका भी बदल दिया। यह लड़का वास्तव में इतना मजबूत था कि उसने जियांगनान प्रांत के एक शीर्ष मार्शल आर्ट परिवार को आसानी से नष्ट कर दिया। फिर राधिका ने चुपचाप राहत की सांस ली। सौभाग्य से उसने इस व्यक्ति को दुश्मन नहीं बनाया। तो तुम वह हंटर हो जिसने जियांगनान प्रांत में कई ताकतों को डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। पीछे मुड़कर देखें तो तुमने उस दिन जुमेई पैलेस के विशेषज्ञ को बिना किसी परिणाम के डर के मार डाला। मेरे लिए ये बड़ी बात थी, लेकिन तुम्हारे लिए यह सचमुच एक छोटी बात हो सकती है। राधिका ने बुद्ध बताया। अब जब तुम्हें पता चल गया है, तो क्या तुम मुझे ड्रैगन स्लेयर तलवार के बारे में नहीं बताओगी? ड्रैगन स्लेयर तलवार। राधिका अपने विचारों से बाहर निकली। उसने टूटी हुई तलवार पर नजर डाली और महसूस किया कि यह नाम विहान ने दिया था। उसने समय बर्बाद नहीं किया और कहा, मैंने ये तलवार किसी को मारते समय संयोग से प्राप्त की थी। उस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में इस तलवार को बहुत अच्छी तरह छिपा रखा था। मुझे पता था कि यह बहुत मूल्यवान है, इसलिए मैंने इसे अपने पास रखा। इन सभी वर्षों में मैं इस तलवार की उत्पत्ति की जांच कर रही हूँ। उसने विहान की ओर देखा और पाया कि वह बड़ी रुचि से उसे घूर रहा था। यह तलवार 200 साल पहले तलवार बनाने वाले प्रतिभाशाली नरेश मेहता ने बनाई थी और इसे बनाने में उसे पूरे 3 साल लगे। उसने इसमें अपना दिल और आत्मा डाल दी थी। हालांकि जब यह तलवार बनी तो उसे एक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा और वह जीवित नहीं रहा। उसके बाद तलवार गायब हो गई। किसी को नहीं पता था कि यह कहाँ गई या किसके पास थी, जब तक कि मैंने इसे खोजा नहीं। हालांकि उस समय यह तलवार पहले से ही टूटी हुई थी। मैंने एक बार इसे दोबारा बनाने के लिए किसी को ढूंढने की सोची, लेकिन इसके लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत थी। वास्तव में हुआशिया में कोई भी तलवार बनाने वाला नरेश मेहता की तुलना नहीं कर सकता। उसके बाद मैंने इस मामले को एक तरफ रख दिया। विहान, अगर तुम इस तलवार को दोबारा बनाना चाहते हो तो मैं तुम्हें कुछ उपयोगी जानकारी दे सकती हूँ। नरेश मेहता ने इस तलवार को बनाने के लिए जो मुख्य सामग्री इस्तेमाल की थी वह बेहद दुर्लभ है। तुम पूरे देश में खोज कर भी दूसरा नहीं पा सकते। हालांकि नरेश मेहता के वंशजों के पास इस तलवार को बनाने के लिए इस्तेमाल की गई बची हुई सामग्री है। नरेश मेहता के वंशज अब कहाँ हैं? विहान ने प्रसन्नता से पूछा। राधिका की सुंदर आंखें घूमी और उसने हल्के से कहा, जियांगनान प्रांत का मेहता परिवार। इन शब्दों को सुनते ही विहान ने तुरंत रिवर सिटी के वीरेंद्र मेहता और आयुषी मेहता के बारे में सोचा। अगर उसे सही याद है तो रिवर सिटी का मेहता परिवार जियांगनान प्रांत के मेहता परिवार की एक शाखा है। हालांकि क्या मेहता परिवार पारंपरिक चिकित्सा में विशेषज्ञ नहीं था? वे कब से तलवार बनाने लगे? मानो विहान की उलझन को भांपते हुए राधिका ने समझाया। सतह पर जियांगनान प्रांत का मेहता परिवार दक्षिण पूर्व हुआशिया में सबसे बड़ा औषधीय जड़ी बूटी व्यापारी है। वे पारंपरिक चिकित्सा के लिए भी प्रसिद्ध है। हालांकि यह इतना सरल नहीं है। औषधीय जड़ी बूटी का व्यवसाय मेहता परिवार के लिए सिर्फ एक आवरण है। जियांगनान प्रांत का मेहता परिवार हानि रहित लगता है, लेकिन वास्तव में वे शीर्ष मार्शल आर्ट परिवार भी उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं करते। क्या तुम जानते हो क्यों? राधिका ने विहान के उलझे हुए भाव को देखा और उसके होठों के कोने हल्के से मुड़े। विहान ने कुछ नहीं कहा, इसलिए राधिका ने जारी रखा। मेहता परिवार के पूर्वजों ने अनगिनत विशेषज्ञों के लिए व्यक्तिगत हथियार बनाए। इन विशेषज्ञों के साथ उनके संबंधों के कारण कौन मेहता परिवार को छूने की हिम्मत करेगा? यह कहने के बाद दरवाजे के बाहर अचानक हलचल हुई। जिया चौहान और प्रिया वापस आ गई। मैं जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। फिर राधिका विहान की नजरों से गायब हो गई। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। प्रिया ने सोफे पर बैठे विहान को देखा, फिर चारों ओर नजर डाली और पूछा, विहान, मैंने अभी बाहर एक लड़की की आवाज क्यों सुनी? जिया चौहान ने भी भौहें सिकोड़ ली और कमरे को स्कैन किया, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। तुमने चुपके से किसी महिला को विला में तो नहीं लाया क्या? विहान मुस्कुराया और दोनों लड़कियों को देखा। तुम दोनों यहाँ हो तो क्या मुझे अभी भी महिलाओं को लाने की जरूरत है? प्रिया और जिया चौहान शर्मा गई। तुम्हारी जबान चिकनी है, लेकिन तुमने जो कहा वह सच है। विहान ने दोनों लड़कियों के साथ थोड़ी देर बात की और फिर तीसरी मंजिल की बालकनी पर गया, एक सिगरेट पी और वीरेंद्र मेहता का नंबर डायल किया। वीरेंद्र मेहता और आयुषी मेहता अभी भी वर्चुअस बेनेवोलेंस हॉल में होने चाहिए। जल्द ही कॉल कनेक्ट हो गई। मिस्टर विहान, वीरेंद्र मेहता की सम्मानजनक आवाज लाइन के दूसरे छोर से सुनाई दी। हाँ, मैं हूँ। एल्डर वीरेंद्र, आप हाल ही में कैसे हैं? मिस्टर विहान के पूछने के लिए धन्यवाद, मैं ठीक हूँ। वैसे मैंने सुना है कि मिस्टर विहान जियांगनान प्रांत गए हैं। अगर मौका हो तो हम मिल सकते हैं। आप भी जियांगनान प्रांत में हैं? विहान ने जल्दी से पूछा। हाँ, मुख्य परिवार अगले कुछ दिनों में एक बैठक करेगा। आयुषी और मैं जियांगनान प्रांत में मेहता परिवार के निवास पर होंगे। विहान प्रसन्न हुआ और जल्दी से बोला, तो इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, हम अभी मिलते हैं। आप कहाँ हैं? मैं आपके पास आता हूँ। वीरेंद्र मेहता का चेहरा थोड़ा बदल गया। हालांकि उन्हें यह अजीब लगा, फिर भी उन्होंने जियांगनान प्रांत में मेहता परिवार के निवास के पास एक चाय घर में आरक्षण किया और पता विहान को भेज दिया। आधे घंटे बाद विहान चाय घर के एक निजी कमरे में पहुंचा और पाया कि वीरेंद्र मेहता और आयुषी मेहता पहले से ही वहां थे। मिस्टर विहान, दोनों ने सम्मानपूर्वक उसे अभिवादन किया। विहान ने सिर हिलाया और बैठ गया। दोनों के साथ कुछ शिष्टाचार की बातें करने के बाद उसने उन्हें ड्रैगन स्लेयर तलवार के बारे में बताया। बेशक उसने कुछ महत्वपूर्ण विवरण छोड़ दिए। वीरेंद्र मेहता ने आश्चर्य से अपनी सफेद भौहें उठाई और पूछा, मिस्टर विहान, क्या आप तलवार को दोबारा बनाने के लिए सामग्री चाहते हैं? हाँ, यानी कि मैं सामग्री चाहता हूँ, मुझे ये जरूर चाहिए। विहान हमेशा के लिए एक टूटी हुई तलवार नहीं चला सकता था, चाहे वह अभी के लिए हो या भविष्य के लिए। ड्रैगन स्लेयर तलवार को दोबारा बनाना होगा। एपिसोड 208। वीरेंद्र मेहता ने एक क्षण सोचा और कहा, मिस्टर विहान, मेहता परिवार के पूर्वजों में से एक वास्तव में एक प्रतिभाशाली तलवार बनाने वाला था। मैंने वास्तव में आपके द्वारा उल्लिखित तलवार की सामग्री के बारे में सुना है। हालांकि इसे मेहता परिवार का खजाना माना जाता है। यह संभावना नहीं है कि इसे बाहरी लोगों को दिया जाएगा। इसके अलावा सामग्री वर्तमान परिवार प्रमुख के पास है। उनके उग्र स्वभाव को देखते हुए उनसे कुछ लेना असंभव है।
हालांकि चूंकि मिस्टर विहान को इसकी इतनी आवश्यकता है, मैं इस मामले की जांच करने और पूछने की पूरी कोशिश करूंगा कि क्या यह संभव है। हालांकि अगर मैं सफल नहीं होता तो मुझे आशा है कि मिस्टर विहान को बुरा नहीं लगेगा। वीरेंद्र मेहता ने नहीं सोचा था कि विहान मेहता परिवार के खजाने पर भी नजर डालने की हिम्मत करेगा। ड्रैगन स्लेयर तलवार को बनाने के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री असाधारण थी, अन्यथा मेहता परिवार सैकड़ों वर्षों से इसे सुरक्षित रखने के लिए इतनी मेहनत नहीं करता। संक्षेप में, विहान कुछ ऐसा मांग रहा था जो नहीं किया जा सकता था। विहान यह बता सकता था कि वीरेंद्र मेहता मुश्किल में थे और कहा, एल्डर वीरेंद्र, अगर मैं इसे प्राप्त करने के लिए गोलियों या अन्य मूल्यवान वस्तुओं का आदान प्रदान करूं तो क्या परिवार प्रमुख सहमत होंगे? प्रमुख परिवार सभी लाभ पर ध्यान केंद्रित करने वाली संस्थाएं हैं। जब तक पर्याप्त लाभ हो, सबसे जिद्दी दिल को भी हिलाया जा सकता है। यह वीरेंद्र मेहता हिचकिचाए। विहान ने जो कहा वह बिना कारण नहीं था। अगर विहान वास्तव में उस सामग्री को प्राप्त करना चाहता था तो इस पद्धति से यह पूरी तरह से असंभव नहीं हो सकता था। इसके अलावा वह जानता था कि विहान के पास एक बड़ा रहस्य है। शायद उसके पास वास्तव में कुछ ऐसा है जो परिवार प्रमुख को लुभा सकता है। ऐसा करते हैं मिस्टर विहान, मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा। हालांकि वर्तमान में एक परिवार की बैठक चल रही है, इसलिए यह सफल नहीं हो सकता है। इसके अलावा जियांगनान प्रांत के मेहता परिवार में मेरा दर्जा उच्च नहीं है। अगर परिवार प्रमुख आपको नहीं देखना चाहते तो हम कुछ नहीं कर सकते। विहान ने सिर हिलाया। मैं इस मामले को बलपूर्वक नहीं करूंगा। हाँ, धन्यवाद एल्डर वीरेंद्र। 10 मिनट बाद जियांगनान प्रांत में मेहता परिवार के निवास पर पारंपरिक शैली की इमारतें विला परिसर को घेरे हुए थीं और इसके केंद्र में एक विशाल उद्यान चौराहा था। एक परिवार के निवास का आकार अक्सर यह दर्शाता है कि वे कितने शक्तिशाली हैं और मेहता परिवार निश्चित रूप से एक बड़ी बात है। चल रही परिवार की बैठक के कारण विला बहुत जीवंत था। वीरेंद्र मेहता ने विहान को एक लंबी सैर कराई, इससे पहले कि वे एक बड़े द्वार पर पहुंचे। फिर उन्होंने विहान को निर्देश दिया, मिस्टर विहान, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, मैं जाकर पूछता हूं। ये कहते हुए वीरेंद्र मेहता चले गए और दरवाजे के बाहर खड़े दो विशेषज्ञों से कहा, महाशयों, मैं रिवर सिटी शाखा परिवार से वीरेंद्र मेहता हूं। मुझे परिवार प्रमुख को कुछ रिपोर्ट करना है। विहान ने सिर हिलाया। यह वीरेंद्र मेहता का परिवार था, इसलिए उसे परेशानी खड़ी करने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक उसी समय जब विहान जाने वाला था, दरवाजा खुला और एक युवती बाहर निकली। लड़की लगभग 20 साल की थी, लंबी और सुंदर। उसका व्यवहार और कार्यवाही गरिमामय और सुंदर थी। आयुषी मेहता ने विहान की नजर को देखा और फुसफुसाया, मिस्टर विहान, आपने जियांगनान प्रांत की 3 सुंदरियों के बारे में सुना होगा, है ना? विहान ने सिर हिलाया। उसे याद आया कि जिया चौहान उनमें से एक थी। उसे नहीं पता था कि किसने यह शब्द गढ़ा था, लेकिन जिया चौहान वास्तव में इस उपाधि की हकदार थी। आपके जानने वाली मिस जिया के अलावा 2 और लोग हैं और जो महिला अभी बाहर आई है उनमें से एक है। आयुषी मेहता ने जारी रखा, उसका नाम काव्या मेहता है। वरिष्ठता के हिसाब से मुझे उसे आंटी काव्या कहना चाहिए, फिर भी वह मिस्टर विहान से केवल 1 या 2 साल बड़ी होनी चाहिए। काव्या मेहता लोगों और परिवार के मामलों से निपटने में बहुत अच्छी है और जियांगनान प्रांत के प्रमुख परिवारों के सर्कल में प्रसिद्ध है। इतना ही नहीं, काव्या मेहता का मुख्य परिवार में बहुत उच्च दर्जा है। ओह, विहान ने ज्यादा भावना नहीं दिखाई, लेकिन उसकी आंखें दूसरी पार्टी को ऊपर देख रही थीं। इस क्षण वीरेंद्र मेहता को कुछ याद आया और उसने कहा, मिस्टर विहान, मैंने क्यों नहीं सोचा? अगर काव्या मेहता आपसे मिलने को तैयार है तो शायद आपका वह मामला वास्तव में विचार किया जा सकता है। हालांकि काव्या मेहता का स्वभाव थोड़ा अजीब है और सामान्य लोगों के लिए उससे मिलना बहुत मुश्किल है। जब तक उसने बोलना समाप्त किया, काव्या मेहता पहले से ही तीनों के पास चल कर आ गई थी। जब वह विहान और वीरेंद्र मेहता के सामने पहुंची तो वह रुक गई। उसकी सुंदर आंखों ने ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ दिलचस्प खोज लिया है। उसने अपना हाथ बढ़ाया और मुस्कुराई। विहान, क्या बात है? इस क्षण वीरेंद्र मेहता और आयुषी मेहता स्तब्ध रह गए। किसने सोचा होगा कि उच्च और शक्तिशाली काव्या मेहता मिस्टर विहान को जानती होगी और यहां तक कि फेल करके उसे अभिवादन करेगी। थोड़ी दूरी पर 2 द्वारपाल भी अविश्वास में विहान को घूर रहे थे। ये सिर्फ वे नहीं थे, यहां तक कि विहान को भी लगा कि कुछ गलत है। उसे याद नहीं था कि उसने इस व्यक्ति को पहले कभी देखा हो, भले ही उसकी रिवर सिटी में कुछ प्रतिष्ठा हो। यह जियांगनान प्रांत था। विहान ने अपना हाथ नहीं बढ़ाया। उसने संदेह से अपने सामने की युवती को घूरा। काव्या मुस्कुराई और कहा, मैंने इस अवधि के दौरान आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। वास्तव में मैंने आपका नाम इतना सुना है कि मेरे कान गिरने वाले हैं। शालिनी वास्तव में आपकी प्रशंसा करती है, आप जानते हैं। मैं सोच रही थी कि किसी दिन आपको एक पेय के लिए बाहर बुलाऊं, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि आज संयोग से आपसे मिलूंगी। विहान को आखिरकार समझ में आया। ऐसा लगता है कि शालिनी और मेहता या का असाधारण संबंध था। हालांकि शालिनी रिवर सिटी में थी, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि बहुत विशेष थी। उसके पिता अजीत सिंघानिया जियांगनान प्रांत में एक बड़ा शॉट थे, इसलिए उसका और काव्या मेहता का एक दूसरे से परिचित होना काफी सामान्य था। विहान ने सिर हिलाया। यह वीरेंद्र मेहता का परिवार था, इसलिए उसे परेशानी खड़ी करने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक उसी समय जब विहान जाने वाला था, दरवाजा खुला और एक युवती बाहर निकली। लड़की लगभग 20 साल की थी, लंबी और सुंदर। उसका व्यवहार और कार्यवाही गरिमामय और सुंदर थी। आयुषी मेहता ने विहान की नजर को देखा और फुसफुसाया, मिस्टर विहान, आपने जियांगनान प्रांत की 3 सुंदरियों के बारे में सुना होगा, है ना? विहान ने सिर हिलाया। उसे याद आया कि जिया चौहान उनमें से एक थी। उसे नहीं पता था कि किसने यह शब्द गढ़ा था, लेकिन जिया चौहान वास्तव में इस उपाधि की हकदार थी। आपके जानने वाली मिस जिया के अलावा 2 और लोग हैं और जो महिला अभी बाहर आई है उनमें से एक है। आयुषी मेहता ने जारी रखा, उसका नाम काव्या मेहता है। वरिष्ठता के हिसाब से मुझे उसे आंटी काव्या कहना चाहिए, फिर भी वह मिस्टर विहान से केवल 1 या 2 साल बड़ी होनी चाहिए। काव्या मेहता लोगों और परिवार के मामलों से निपटने में बहुत अच्छी है और जियांगनान प्रांत के प्रमुख परिवारों के सर्कल में प्रसिद्ध है। इतना ही नहीं, काव्या मेहता का मुख्य परिवार में बहुत उच्च दर्जा है। ओह, विहान ने ज्यादा भावना नहीं दिखाई, लेकिन उसकी आंखें दूसरी पार्टी को ऊपर देख रही थीं। इस क्षण वीरेंद्र मेहता को कुछ याद आया और उसने कहा, मिस्टर विहान, मैंने क्यों नहीं सोचा? अगर काव्या मेहता आपसे मिलने को तैयार है तो शायद आपका वह मामला वास्तव में विचार किया जा सकता है। हालांकि काव्या मेहता का स्वभाव थोड़ा अजीब है और सामान्य लोगों के लिए उससे मिलना बहुत मुश्किल है। जब तक उसने बोलना समाप्त किया, काव्या मेहता पहले से ही तीनों के पास चलकर आ गई थी। जब वह विहान और वीरेंद्र मेहता के सामने पहुंची तो वह रुक गई। उसकी सुंदर आंखों ने ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ दिलचस्प खोज लिया है। उसने अपना हाथ बढ़ाया और मुस्कुराई। विहान, क्या बात है? इस क्षण वीरेंद्र मेहता और आयुषी मेहता स्तब्ध रह गए। किसने सोचा होगा कि उच्च और शक्तिशाली काव्या मेहता मिस्टर विहान को जानती होगी और यहां तक कि फेल करके उसे अभिवादन करेगी। थोड़ी दूरी पर 2 द्वारपाल भी अविश्वास में विहान को घूर रहे थे। ये सिर्फ वे नहीं थे, यहां तक कि विहान को भी लगा कि कुछ गलत है। उसे याद नहीं था कि उसने इस व्यक्ति को पहले कभी देखा हो, भले ही उसकी रिवर सिटी में कुछ प्रतिष्ठा हो। यह जियांगनान प्रांत था। विहान ने अपना हाथ नहीं बढ़ाया। उसने संदेह से अपने सामने की युवती को घूरा। काव्या मुस्कुराई और कहा, मैंने इस अवधि के दौरान आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। वास्तव में मैंने आपका नाम इतना सुना है कि मेरे कान गिरने वाले हैं। शालिनी वास्तव में आपकी प्रशंसा करती है, आप जानते हैं। मैं सोच रही थी कि किसी दिन आपको एक पेय के लिए बाहर बुलाऊं, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि आज संयोग से आपसे मिलूंगी। विहान को आखिरकार समझ में आया। ऐसा लगता है कि शालिनी और मेहता या का असाधारण संबंध था। हालांकि शालिनी रिवर सिटी में थी, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि बहुत विशेष थी। उसके पिता अजीत सिंघानिया जियांगनान प्रांत में एक बड़ा शॉट थे, इसलिए उसका और काव्या मेहता का एक दूसरे से परिचित होना काफी सामान्य था। इसके अलावा परिवार के लिए कच्ची सामग्री को छोड़ना असंभव है। मेहता परिवार के लिए यह तलवार एक प्रकार की आस्था है। पहले उसने विहान को कॉफी के लिए फैल करके आमंत्रित किया था, क्योंकि वह वास्तव में उससे दोस्ती करना और उसे बेहतर जानना चाहती थी। हालांकि इस तलवार के प्रकटन ने सब कुछ बदल दिया। विहान का मूल्य इस तलवार से कहीं कम था। विहान खड़ा हो गया और काव्या को देखा। ऐसा लगता है कि इस मामले पर चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं है। उस स्थिति में विदा। ठीक उसी समय जब विहान मुड़कर जाने वाला था, धम
एक सेकंड बाद कांच की खिड़की टूट गई और एक गोली काव्या के माथे की ओर उड़ गई। काव्या ने अपने पूरे शरीर पर खतरे की एक ठंडी अनुभूति को रेंगते हुए महसूस किया। वह बचना चाहती थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ठीक उसी क्षण हवा का एक प्रवाह बह गया और यहाँ तक कि पूरी मेज को उलट दिया और तेज हवा ने काव्या के चेहरे को चोट पहुंचाई। एक हाथ उसके माथे के सामने प्रकट हुआ। ये विहान का था। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ, इतनी तेजी से कि काव्या का दिमाग खाली हो गया। विहान ने अपनी हथेली खोली। डिंग! एक गोली उलटी हुई मेज पर गिर गई। उस क्षण काव्या आखिरकार होश में आई। किसी ने वास्तव में उसकी हत्या करने की कोशिश की थी। अगर विहान नहीं होता तो वह निश्चित रूप से मर जाती। विहान ने वास्तव में एक स्नाइपर राइफल की गोली को रोक दिया था। ये कैसे संभव था? एक शीर्ष प्राचीन मार्शल कलाकार एक गोली को पकड़ सकता है, लेकिन उतनी आसानी से नहीं जितनी विहान ने की। इसके अलावा वह अभी कुछ मीटर दूर था। भय की एक भावना उसके दिल में रेंग गई, हत्या के प्रयास से नहीं, बल्कि उसके सामने के ठंडे और अभिमानी युवक से। काव्या मेहता ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और जल्दी से एक नंबर डायल किया। उसकी आंखें ठंडी हो गईं जब उसने कहा, मुझे टेयर कॉफी शॉप पर घात लगाकर हमला किया गया था। 10 मिनट के भीतर हत्यारे को मेरे पास लाओ, नहीं तो उसकी जगह तुम्हारी लाश होगी। कॉल समाप्त हो गई। फिर काव्या ने विहान को देखा और कृतज्ञता से कहा, धन्यवाद, मैं आप पर एक एहसान मानती हूँ। विहान का उसका जवाब देने का कोई इरादा नहीं था। उसने अपने हाथ जेब में डाले और कमरे से बाहर चला गया। जब वह नीचे जाने वाला था, उसने कहा, आपका एहसान मेरे लिए बेकार है। एपिसोड 210। जब काव्या ने विहान के शब्दों को सुना तो वह वहीं पर जम गई। उसका एहसान बेकार था। अगर यह कोई और होता तो वह सोचती कि दूसरी पार्टी मुश्किल से पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसने विहान के शब्दों से केवल तिरस्कार महसूस किया। हाँ, यह तिरस्कार था। उसने सोचा कि वह पागल हो रही है। किसी ने भी उसे कभी इतना निराश नहीं किया था। वह वापस बैठ गई और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपने दाहिने हाथ से अपने मंदिरों को रगड़ा, जैसे कि वह किसी चीज की प्रतीक्षा कर रही हो। 10 मिनट बाद मेहता परिवार के 2 अधीनस्थ एक आदमी को, जिसके सभी अंग टूटे हुए थे, काव्या मेहता के सामने लाए। युवा मिस, मैं अपराधी को यहाँ ले आया हूँ। दोनों ने उस आदमी को जबरदस्ती जमीन पर दबा दिया। इस क्षण काव्या मेहता एक अलग व्यक्ति में बदल गई लग रही थी। उसका पूरा शरीर ठंडी हत्या की मंशा छोड़ रहा था। उसने अपने सामने के आदमी को नीचे देखा और कहा, तुमने मुझे मारने की कोशिश क्यों की? तुम्हें किसने भेजा? मेरे पास केवल ये 2 प्रश्न हैं। आदमी ने अपना सिर उठाया और काव्या मेहता को देखा। उसकी आंखें लाल थीं और उसने कुछ अजीब शब्द कहे। इसे सुनकर काव्या मेहता का चेहरा थोड़ा बदल गया। ऐसा लगता है कि यह उन लोगों का समूह है। दूसरी पार्टी ने पहले अनुबंध तोड़ा और हमारे मेहता परिवार ने कार्रवाई की। ऐसा लगता है कि वे अब और खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। अगर विहान नहीं होता तो शायद तुम लोग मुझे मार देते। मैं धमकियों से नफरत करती हूँ, मैं धमकियों से बहुत नफरत करती हूँ। काव्या ने अपना हाथ बढ़ाया। एक मेहता परिवार के विशेषज्ञ ने तुरंत समझा कि वह क्या चाहती है और अपनी कमर से खंजर काव्या को दे दिया। एक सेकंड बाद खंजर गायब हो गया। काव्या का हाथ धीरे से अपराधी के चेहरे पर ब्रश किया। अपराधी की आंखें सदमे में फैल गईं, क्योंकि उसने ठंडी धातु की ब्लेड को अपनी गर्दन पर काटते हुए महसूस किया। धम! उसका शरीर जमीन पर गिर गया और खून का एक पूल बनने लगा। एक और मेहता परिवार के विशेषज्ञ ने सावधानी से काव्या मेहता को एक तौलिया सौंपा। काव्या ने तौलिया लिया और अपने हाथों को सावधानी से पोंछा। फिर उसने निर्देश दिया, शव का निपटान करो। विहान ने कॉफी शॉप छोड़ दी और परमजीत को उसे लेने के लिए बुलाया। चौराहे पर इंतजार करते हुए वह आश्चर्यचकित था कि उसने अपने आसपास कुछ और शक्तिशाली आभाओं को महसूस किया। ऐसा लगता है कि मेहता परिवार की ताकत वास्तव में असाधारण थी। एक औषधीय जड़ी बूटी व्यापारी परिवार के आवरण के पीछे मार्शल शक्ति की नींव थी। ऐसा लगता है कि जियांगनान प्रांत के पानी उथले नहीं थे। शायद शामक परिवार सिर्फ एक छोटी मछली थी। इन पानी के सबसे गहरे हिस्से में निश्चित रूप से एक चौंकाने वाला मगरमच्छ था। जल्द ही एक कार विहान के सामने रुकी और वो अंदर बैठ गया। परमजीत ने उसे विला वापस चलाया। मिस्टर विहान, नेता ने मुझे आपको याद दिलाने के लिए कहा है कि अगर हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण नहीं है तो बेहतर है कि बाहर न जाएं, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। परमजीत ने गाड़ी चलाते हुए कहा। विहान ने कुछ नहीं कहा और अपनी आंखें बंद कर लीं। परितोष कुमार का 60वां जन्मदिन कुछ दिनों में था। शो अभी शुरू हुआ था। विहान के लिए पीछे हटना असंभव था। अगर परितोष कुमार वास्तव में उसे ढूंढने आता तो यह केवल उसकी मृत्यु की तारीख को आगे लाता। फिर भी चूंकि उसके कैलेंडर में अगले कुछ दिनों के लिए खाली था, यह साधना करने का समय था। ठीक उसी समय जब विहान गहरे विचार में था, एक कॉल आया। यह प्रिया थी। क्या हुआ प्रिया? दूसरी तरफ प्रिया ने राहत की सांस ली जब विहान ने कॉल का जवाब दिया। विहान, आप अभी कहाँ हैं? क्या आप हुआई इंटरनेशनल ट्रेड बिल्डिंग आ सकते हैं? हेवनली जस्टिस ग्रुप को कुछ छोटी परेशानी का सामना करना पड़ा है। जिया आपके साथ नहीं है? विहान ने भौहें सिकोड़ लीं। जिया चौहान की क्षमता के साथ उसे अधिकांश चीजों को संभालने में सक्षम होना चाहिए। जिया कुछ मामलों को सुलझाने के लिए चौहान परिवार के निवास पर वापस गई थी, इसलिए कॉल नहीं हो सका। प्रिया ने जवाब दिया। अध्यक्ष ओबेरॉय अभी चले गए हैं और अभी भी विमान में हैं, इसलिए उनसे संपर्क नहीं किया जा सकता है। और मत पूछो, जल्दी आ जाओ, ठीक है? यह हुआई इंटरनेशनल ट्रेड बिल्डिंग की 15वीं मंजिल है। ठीक है, मेरे लिए वहां इंतजार करो। विहान ने फोन काट दिया और परमजीत को वहां चलाने के लिए कहा। उसकी समझ के अनुसार प्रिया ने कुछ दिनों पहले हुआई इंटरनेशनल ट्रेड बिल्डिंग की एक पूरी मंजिल किराए पर ली थी, क्योंकि यह जियांगनान प्रांत में हेवनली जस्टिस ग्रुप की शाखा कार्यालय का पता होगा। अंततः भविष्य में हेवनली जस्टिस ग्रुप जियांगनान प्रांत में अपना खुद का भवन भी बनाएगा। इस अवधि के दौरान प्रिया जियांगनान प्रांत में समूह के मामलों की प्रभारी थी। अगर जिया चौहान और विराट ओबेरॉय आसपास होते तो बेहतर होता, लेकिन कुछ बड़ा हो गया था और प्रिया किसी और से संपर्क नहीं कर सकी, इसलिए उसने उसे ही बुलाया। उसी समय हुआई इंटरनेशनल ट्रेड बिल्डिंग की 15वीं मंजिल पर प्रिया का कार्यालय। प्रिया ने अपने सामने के युवक को देखते हुए भौहें सिकोड़ लीं। युवक की भौहें तीरों की तरह थीं और ठंडे अभिमान का एक संकेत ले रही थीं। वह सोफे पर झुका हुआ था, उसके पैर मेज पर रखे हुए थे। यह साथी अत्यंत असभ्य था। उसके बगल में 2 अच्छी तरह से निर्मित पुरुष खड़े थे। हालांकि उन्होंने अपनी आभाओं को जारी नहीं किया, प्रिया ने उनसे धमकी महसूस की। जब युवक ने प्रिया को फोन नीचे रखते देखा तो उसने हल्के से कहा, क्या आखिरकार कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो निर्णय ले सकता है? वह रास्ते में है, प्रिया ने नाखुशी से कहा। युवक ने सिर हिलाया। उसकी आंखें प्रिया की प्रभावशाली आकृति को लगातार घूर रही थीं। उसने अपनी घड़ी को देखा और कहा, मैं यहाँ आपको और आपकी कंपनी की रक्षा करने के लिए हूँ। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, बस 20% शेयर। बेशक इन 20% शेयरों के पास मतदान अधिकार है। उसका चेहरा बहुत उदासीन था, जैसे कि वह एक अत्यंत साधारण मामले के बारे में बात कर रहा हो। उसका स्वर आत्मविश्वास और प्रभुत्व से भरा हुआ था, यह संकेत देते हुए कि अगर दूसरी पार्टी उसकी शर्तों से सहमत नहीं होती तो परिणाम बुरे होंगे। प्रिया की आंखें चौड़ी हो गईं जब वह खड़ी हो गई। उसका चेहरा क्रोध से भरा हुआ था। मिस्टर अंकुश, हेवनली जस्टिस ग्रुप ने कभी भी अपने शेयर बेचने की योजना नहीं बनाई है। चाहे आपका प्रस्ताव कितना भी ऊंचा हो, हम इसे विचार नहीं करेंगे। अंकुश सिन्हा ने एक सिगरेट जलाई और एक कश लिया। वह मुस्कुराया और कहा, मिस प्रिया, आपने कुछ गलत समझा होगा। मेरा सिन्हा परिवार शेयरों के लिए भुगतान करने का इरादा नहीं रखता। आप उन्हें मुझे देने जा रही हैं। ऐसा लगता है कि मिस प्रिया को व्यवसाय के बारे में ज्यादा नहीं पता है। हेवनली जस्टिस ग्रुप को सिन्हा परिवार की आवश्यकता है। आपके जैसे एक कंपनी के लिए जो एक छोटे स्थान से आई है, यहाँ जीवित रहना वास्तव में मुश्किल हो सकता है। बेशक आप इसे एक चेतावनी के रूप में भी व्याख्या कर सकते हैं। 211। प्रिया ने अपने होठों को हल्के से काटा। उसका चेहरा क्रोध से भरा हुआ था। यह आदमी एक बेशर्म कचरा और डाकू था। रिवर सिटी में इतने बड़े शॉट्स उनके उद्घाटन समारोह में आए थे। स्वाभाविक रूप से कोई भी हेवनली जस्टिस ग्रुप के लिए परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करता था। हालांकि वे अब जियांगनान प्रांत में थे और कुछ लोग मानते थे कि वे आसान शिकार थे। अंकुश सिन्हा ने उसका क्रोध देखा, इसलिए वह खड़ा हो गया और चलकर आया। उसने अपने हाथ से सिगरेट की राख को डेस्क पर झटका और कहा, एक बुद्धिमान व्यक्ति समय को समझता है। मैं तुम जैसे बाहरी लोगों को आसानी से खत्म कर सकता हूं। फिर अंकुश सिन्हा की नजर प्रिया की ओर गई, जो लालच और वासना से भरी हुई थी।
इस खूबसूरत महिला को अपने लिए पाना निश्चित रूप से बहुत संतोषजनक होगा। मिस प्रिया, यह देखते हुए कि आप कितनी अच्छी दिखती हैं, आपने शायद व्यवसाय के लिए कई पुरुषों के साथ सोया होगा, है ना? क्यों ना आप आज रात मुझे साथ दें? अंकुश सिन्हा अपनी इच्छा से अभिभूत था और प्रिया की छाती को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। प्रिया के चेहरे पर घृणा का एक संकेत प्रकट हुआ जब उसने उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। मिस्टर सिन्हा, अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखें। थप्पड़ सीधे अंकुश सिन्हा के चेहरे पर पड़ा। उसके चेहरे पर अविश्वास भरा हुआ था। जंगलान प्रांत में कौन उसे मारने की हिम्मत कर सकता है? अगर अन्य परिवारों के लोगों को इसके बारे में पता चलता तो सिन्हा परिवार का मजाक उड़ाया जाता। मतलब कर, तुम मुझे बल प्रयोग करने के लिए मजबूर कर रही हो। कुतिया, इतनी बेशर्म मत बनो। क्या तुम सोचती हो कि तुम कोई बड़ी शॉट हो? यह रिवर्स नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारा यह उग्र स्वभाव पसंद है। आज मैं तुम्हें अपनी विजयों की सूची में जोड़ूंगा। अंकुश ने अपना कोट उतारा और प्रिया की ओर बढ़ा। फिर उसने अपने पीछे के 2 आदमियों को आदेश दिया, तुम लोग बाहर जाओ और दरवाजे की रखवाली करो। अगर तुम कोई आवाज सुनो तो भी अंदर मत आना। मैं मजे करते समय परेशान नहीं होना चाहता। हाँ, युवा मास्टर। दोनों ने एक दूसरे को देखा और कमरे से बाहर चले गए। अंकुश सिन्हा ने अपने होंठ चाटे और प्रिया को कामुकता से देखा। उसने अपने शरीर में एक आदिम इच्छा को उमड़ते हुए महसूस किया और प्रिया पर झपटने वाला था। धम, कार्यालय का दरवाजा लात मारकर खुल गया। कमबख्त कौन है? अंकुश सिन्हा गुस्से में था। क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मुझे परेशान न करो? उसने अपना सिर घुमाया और फिर अचानक चुप हो गया जब उसने देखा कि उसके साथ आए 2 विशिष्ट गिरे हुए थे। उनके मुंह के कोनों से खून बह रहा था। वह उनमें से जीवन के कोई संकेत महसूस नहीं कर सका। वे मर चुके थे। उनके चेहरों पर एक अकथनीय भयावह अभिव्यक्ति थी। अंकुश की नजर धीरे धीरे ऊपर गई और उसने एक ठंडे और अभिमानी युवक को देखा। क्या इस आदमी ने तुम्हें छुआ? विहान की ठंडी आवाज गूंजी। प्रिया जल्दी से विहान के पीछे दौड़ी जब अंकुश सिन्हा ध्यान नहीं दे रहा था और उसकी बाह को कसकर पकड़ लिया। उसने मुझे नहीं छुआ। सौभाग्य से तुम समय पर आ गए। मैं बहुत डर गई थी। सुरक्षा गार्ड और कर्मचारी कल से ही ड्यूटी पर होंगे। मैंने सोचा था कि तब तक कुछ नहीं होगा। विहान ने सिर हिलाया और एक लंबी सांस ली। फिर उसने कहा, सभी सुरक्षा गार्डों को निकाल दो। मैं एक विशेषज्ञ को प्रभारी बनाने के लिए भेजूंगा। मैं भी आज के मामले के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार हूं। सही है, यह जानवर यहां क्या कर रहा था? वह सिन्हा परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहा है और हमें कंपनी के शेयरों का एक हिस्सा छोड़ने के लिए मजबूर करना चाहता है। प्रिया ने जल्दी से समझाया। विहान ने सिर हिलाया और कहा, थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, बैठो और आवश्यक कॉल करो। मुझे इसे निपटाने के लिए कुछ मिनट दो। ठीक है। प्रिया ने अंकुश सिन्हा को, जो स्तब्ध था, को देखा और एक फुफकार के साथ बाहर चली गई। अब जब विहान यहां था, यह जानवर भुगतेगा। यह उसके लिए सही होगा कि उसने उचित जांच किए बिना हेवनली जस्टिस ग्रुप को धमकी देने की कोशिश की, चाहे उसका अंतिम परिणाम कुछ भी हो। वह इसके लायक था। प्रिया के जाने के बाद विहान की हत्या की मंशा जारी हो गई। किसी ने वास्तव में उसकी महिला को छूने की हिम्मत की। अंकुश सिन्हा ने महसूस किया कि कुछ गलत था। उसने अपना थूक गटका और गंभीरता से कहा। फिर विहान ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसे छाती में लात मारी। धम। भले ही विहान ने कुछ ताकत रोक ली थी, अंकुश सिन्हा को अभी भी दीवार में उड़ा दिया गया। पूछी, उसने खून की एक मुंह उगली और ऐसा लगा जैसे उसके शरीर की सभी हड्डियां टूट गई हों। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, उसने महसूस किया कि ठंडा और अभिमानी युवक पहले से ही उसके सामने था। उसकी छाती पर कदम रख रहा था। मैं अंकुश सिन्हा हूं। अगर तुमने मुझे फिर से छुआ तो सिन्हा परिवार यह सुनिश्चित करेगा कि तुम एक भयानक मौत मरो। सिन्हा परिवार? तो यह है कि तुम्हें किसने यहां भेजा? विहान ने उपहास किया और रंजीत मल्होत्रा का नंबर डायल किया। कॉल चला गया। मेरी मदद करो, एक काम करो। अंकुश सिन्हा नाम के एक आदमी ने मेरा अपमान किया। वह सिन्हा परिवार से है या ऐसा कुछ? मैं चाहता हूं कि यह परिवार 10 मिनट में गायब हो जाए। इसके अलावा उसके पिता को इस कमीने के फोन पर कॉल करने के लिए कहो। कॉल समाप्त हो गई। अंकुश सिन्हा ने फोन कॉल की बेतुकी सामग्री सुनकर मुस्कुराया। कमबख्त, क्या खराब है? तुम कमबख्त सोचते हो कि तुम कौन हो? विहान की नजर ठंडी थी। उसने अंकुश सिन्हा को उसके बालों से पकड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। उसके चेहरे को विकृत कर दिया। पागल, तुम मर चुके हो। अंकुश सिन्हा चिल्लाया, तुम इतने मर चुके हो। विहान इस जानवर को इतनी आसानी से मारना नहीं चाहता था, इसलिए वह खड़ा हो गया। अंकुश सिन्हा की जेब से फोन निकाला और उसे उसके सामने रख दिया। वह उन लोगों को सच्चा डर महसूस कराना चाहता था जिन्होंने उसका अपमान किया। ठीक उसी समय जब अंकुश सिन्हा चिल्ला रहा था, फोन बजा। अचानक फोन कॉल ने तुरंत अंकुश सिन्हा के बाल खड़े कर दिए। उसने अपना सिर कठोरता से घुमाया और देखा कि फोन पर कॉलर आईडी पर उसके पिता का नाम शो हो रहा था। इस क्षण उसका दिल डूब गया और उसने महसूस किया कि वह सांस नहीं ले सकता। उसने दूर खड़े युवक को देखा जिसकी ठंडी आभा ने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया। एपिसोड 212। यह सच नहीं हो सकता, है ना? उसने हाथ बढ़ाया, जमीन से फोन उठाया और जवाब बटन दबाया। पापा। उसकी आवाज कांप रही थी। कुछ सेकंड बाद फोन से एक जोरदार चीख सुनाई दी। अंकुश, तुमने किसे नाराज किया? अब सिन्हा परिवार लाशों से भरा पड़ा है। तुम गंदे जानवर। तुम। कॉल कट गई। उस पल अंकुश सिन्हा को लगा जैसे वह एक गहरे गड्ढे में गिर गया हो। एक साधारण फोन कॉल ने उसके परिवार की किस्मत तय कर दी थी। उसने सामने खड़े युवक की ओर देखने की हिम्मत भी नहीं की। ये किस तरह का राक्षस था? उसने तेजी से प्रतिक्रिया दी और विहान के सामने सिर झुकाया। महोदय, मैं गलत था। कृपया मुझे छोड़ें। मैं तैयार हूं। अब उसकी एकमात्र चाहत जीवित रहना थी। जिंदा रहने का मतलब था कि अभी भी उम्मीद बाकी थी। तुम्हें मुझे नहीं छेड़ना चाहिए था और मेरी औरत को छूने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। तुमने अपनी मौत खुद बुलाई। विहान ने अपने हाथ में हवा की एक ब्लेड बनाई जो अंकुश सिन्हा के शरीर में घुस गई। अंकुश सिन्हा तुरंत मर गया। यह सब करने के बाद विहान हॉल में एक ऑफिस डेस्क के पास गया। उसने प्रिया के कंधे पर थपथपाया और कहा, बाकी का ध्यान कोई रखेगा। चलो विला वापस चलें, मुझे तुम्हारा खाना चखना है। प्रिया थोड़ी हैरान थी। उसने ऑफिस की तरफ देखा और बस सिर हिला दिया। ठीक है। प्रिया को हाल ही में सुनी चीखों से कुछ अंदाजा था कि क्या हुआ, लेकिन चूंकि विहान ने कहा कि कोई इसे संभाल लेगा, वह इस पर ज्यादा नहीं सोचना चाहती थी। जब वे विला पहुंचे, प्रिया को जिया चौहान का फोन आया। जिया चौहान का फोन कार में छूट गया था, इसलिए पहले का कॉल नहीं मिल पाया था। प्रिया ने जिया चौहान को सब बताया। जिया चौहान सिन्हा परिवार को चेतावनी देने के लिए किसी को भेजना चाहती थी, लेकिन तभी उसके फोन पर खबर आई कि उनके घर को आग ने तबाह कर दिया। चूंकि कोई पहले ही कुछ कर चुका था, उसने आगे दखल नहीं दिया। फिर उसने प्रिया से कहा कि उसे कुछ दिनों के लिए जांगनान प्रांत छोड़ना पड़ सकता है। वह और उसकी मां उसकी दादी को उनके गांव ले जा रही थी और वह 3-4 दिन में लौटेगी। फोन रखने के बाद प्रिया को थोड़ी खुशी हुई। पिछले कुछ दिनों से जिया चौहान के रहने की वजह से वह और विहान करीब नहीं आ पाए थे। पहली बार के बाद से वह इसके बारे में बार बार सोच रही थी और कभी कभी सोचती थी कि क्या उसे इसकी आदत हो गई है। इसलिए उस रात उसने खास तैयारी की और सीधे विहान के पास गई, जो सोफे पर पैर मोड़कर बैठा था। जब विहान ने आंखें खोली और प्रिया को इस तरह तैयार दिखा, वह कुछ कहने वाला था, लेकिन उसे रोक दिया गया। विहान, मुझे अपना हाथ दो। विहान ने भौहें से कोड़ ली, लेकिन वैसा ही किया। प्रिया की पतली उंगलियों ने विहान का हाथ पकड़ा और वह मुस्कुराई। तुम्हारे हाथ बहुत ठंडे हैं। हम? विहान चौंक गया। उसका हाथ ठंडा था। एक साधक के रूप में वह सबसे ठंडे मौसम में भी अपने शरीर का तापमान सामान्य रख सकता था। जैसे ही वह हाथ खींचने वाला था, प्रिया ने उसे जोर से पकड़ लिया और कहा, बेवकूफ, जब तुम्हारे हाथ इतने ठंडे हैं तो मैं इन्हें गर्म कर दूंगी।
कुछ पल बाद उसने हाथ उसके कपड़ों के अंदर रख दिया। आह, तो यह उसका इरादा था। जल्द ही उनके शरीर एक दूसरे से लिपट गए जब तक सुबह नहीं हुई। कुछ दिन बाद जियांगनान प्रांत मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन में परितोष कुमार कई रातों से नहीं सोया था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। वह दीवार पर लगी तस्वीर को देख रहा था जिसमें विहान की पीठ दिख रही थी। उसे लग रहा था कि उसने कुछ छोड़ दिया है, वरना इतने दिनों की तलाश के बाद भी कोई सुराग नहीं मिलता। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानबूझकर जांच में रुकावट डाल रहा हो। कुछ लोग जो जांच कर रहे थे रहस्यमय ढंग से गायब हो गए थे और यह संख्या हर दिन बढ़ रही थी। कोई बाहर से मामले में दखल दे रहा था और उनकी ताकत कमजोर नहीं थी। हंटर कहां से आया था? वह छाया में छुपे भूत की तरह था जो दिखता नहीं था। वह पलटा और जियांगनान प्रांत मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के सदस्यों को देखा जो उसके पीछे थे। उसने कहा, तुमने मुझसे क्या वादा किया था? यह शख्स अभी तक क्यों नहीं मिला? कोई नहीं बोला। वाह! परितोष कुमार ने मेज पर जोर से मारा और चिल्लाया, मुझे याद है, मैंने कहा था कि अगर कोई सुराग नहीं मिला तो आप सबको जियांगनान प्रांत मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन से निकाल दिया जाएगा। सब बाहर निकलो। परितोष कुमार की जोरदार चीख से लोग सहम गए। तभी एक बुजुर्ग खड़ा हुआ और बोला, अध्यक्ष परितोष, हमें कई बार सूचनाएं मिली, लेकिन हर बार जब हम उन लोगों से मिलने गए वे गायब थे। कोई या कोई ताकत हंटर को बचा रही है। परितोष कुमार अभी भी गुस्से में था। उसने अपने हाथ सम्मेलन मेज पर रखे। मुझे यह बताए, लेकिन अगर तुम हंटर को नहीं ढूंढ सकते तो कम से कम उस ताकत की पहचान तो बताओ जो बाधा डाल रही है। बुजुर्ग का चेहरा असहज हो गया और वह चुप हो गया। उसी वक्त एक कर्मचारी ने हॉल के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर आओ, परितोष कुमार ने गहरी आवाज में कहा। उसने घबराए कर्मचारी को देखा और डांटा, क्या है? क्या तुम्हें नहीं पता कि हम बैठक में हैं? कर्मचारी का चेहरा सफेद पड़ गया। पिछली बार एक सहकर्मी ने परितोष कुमार को खबर दी थी और वह मर गया था। यह कर्मचारी वैसा नहीं चाहता था। अध्यक्ष कुमार, बाहर एक लड़की है जो कहती है कि वह जानती है कि तस्वीर में कौन है। परितोष कुमार की आंखें सिकुड़ गईं। उसने कर्मचारी का कॉलर पकड़ा और उत्साह से बोला, सच में? उसे जल्दी अंदर लाओ। जी महोदय। थोड़ी देर बाद एक युवती अंदर आई। परितोष कुमार को आश्चर्य हुआ कि वह देखने में अच्छी थी, लेकिन उसका चेहरा बहुत पीला था और बाल थोड़े बिखरे हुए थे। अगर विहान वहां होता तो वह उसे पहचान लेता कि यह नंदिनी रावत है। नंदिनी रावत ने परितोष कुमार और बाकियों को डर भरी नजरों से देखा। इतनी सारी आंखें उस पर टिकी होने से वह बहुत असहज थी। परितोष कुमार नंदिनी रावत के पास पहुंच गया। उसने विहान की पीठ की तस्वीर की ओर इशारा किया और कहा, तुमने कहा कि तुम जानती हो कि यह कौन है ना? नंदिनी रावत ने जोर से हिलाया। अध्यक्ष कुमार, मेरा परिवार खतरे में है। अगर मैं आपको बताऊं तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? बोलो। परितोष कुमार ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, अगर तुम्हारी जानकारी सही हुई तो मैं तुम्हें अपनी धर्मपुत्री बना लूंगा और तुम्हें जिंदगी भर सम्मान और सुरक्षा दूंगा। एपिसोड 213। इसे सुनकर नंदिनी रावत की आंखें खुशी से भर गईं। वह गई और दीवार पर लगी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए बोली, मैं 100% पक्का कह सकती हूँ कि हंटर विहान है। विहान? विहान कौन था? इस पल पूरा हॉल शांत हो गया। उन्हें लगा कि यह नाम कुछ परिचित है, लेकिन वे इसे याद नहीं कर पा रहे थे। यहां तक कि परितोष कुमार भी हैरान था। विहान? अचानक सबको कुछ याद आया। हिस। उन्होंने ठंडी हवा में सांस ली। उनकी आंखें डर और आश्चर्य से भरी हुई थीं। ये वही था, वह आदमी जिसने पुलकित तोमर को मारा था। परितोष कुमार ने तो इस आदमी से निपटने के लिए कई विशेष शिविर भेजे थे, लेकिन अंत में कोई परिणाम नहीं मिला। मूल रूप से वे इस मामले को आगे बढ़ाने वाले थे, लेकिन हाल ही में इतनी सारी घटनाएं हुई कि वे इस युवक को लगभग भूल ही गए थे। लेकिन यह कहना कि विहान वही हंटर है जिससे सभी डरते हैं, क्या उसके पास ऐसा कुछ करने की क्षमता थी? पुलकित तोमर को मारने का मतलब केवल यह हो सकता है कि वह हुआशिया की ग्रैंडमास्टर सूची में 300 में से 400वें स्थान पर कहीं था। ऐसा कोई व्यक्ति विराज कुमार को नहीं मार सकता था, न ही वह श्यामक परिवार को लगभग नष्ट कर सकता था। सबके चेहरों पर भी संदेह था। वे नहीं मानते थे कि विहान के पास इतनी बड़ी क्षमताएं हैं। परितोष कुमार की आंखें अभूतपूर्व रूप से गंभीर थीं जब उसने नंदिनी रावत से पूछा, तुम कैसे पक्का कह सकती हो? जहां तक मुझे पता है ये लड़का इतना मजबूत नहीं है कि ये सब कर सके। नंदिनी रावत जानती थी कि ये लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। सच कहूं तो जब उसने उस तस्वीर को देखा तो पहले उसे भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। हालांकि विहान बहुत मजबूत था, लेकिन इतना मजबूत होना असंभव था। लेकिन उसने पहले विहान की जांच की थी और यहां तक कि रिवर सिटी में उसकी अनगिनत तस्वीरें भी ली थीं। उसने अपने बैग से तस्वीरों का एक ढेर निकाला और परितोष कुमार को सौंप दिया। अध्यक्ष कुमार, अगर आपको विश्वास नहीं है तो इन तस्वीरों को देखें। परितोष कुमार ने देखा। बिना किसी अपवाद के वे सभी लोगों की पीठ की तस्वीरें थीं। अजीब बात यह थी कि तस्वीर में पीठ हंटर की बिल्कुल वैसी ही थी, चाहे वह स्वभाव हो या आकृति। गुस्सा ने परितोष कुमार को घेर लिया। नंदिनी रावत अनजाने में कुछ कदम पीछे हट गई, बहुत असहज महसूस कर रही थी। परितोष कुमार ने सम्मेलन मेज पर मुक्का मारा, उसे चकनाचूर कर दिया। उसकी आंखें खून लाल हो गईं जब वह दहाड़ा, सब लोग उसे अभी ढूंढो, भले ही तुम्हें कब्रें खोदनी पड़े। तुम्हें इस हरामी को ढूंढना होगा। मैं परितोष कुमार उसका सिर काटूंगा। जब नंदिनी रावत ने यह दृश्य देखा तो उसके होंठों पर एक मुस्कान आ गई। विहान, चूंकि तुमने रावत परिवार को संकट में छोड़ दिया, यह तुम्हारा हक है। मैं देखना चाहती हूं कि तुम परितोष कुमार के गुस्से का सामना कैसे करोगे। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि हॉल में संचित का चेहरा बेहद अजीब था। उसने अपने हाथ में फोन को कसकर पकड़ रखा था और उसकी हथेलियां पसीने से भरी हुई थीं। जियांगनान प्रांत, मिंगकुई विला जिला। विहान अपने कमरे में साधना कर रहा था जब अचानक उसका फोन बजा। हेलो। जैसे ही उसने फोन उठाया, दूसरी तरफ से एक तत्काल आवाज सुनाई दी। मिस्टर विहान, कुछ बड़ा हो गया है। परितोष कुमार को पता चल गया है कि यह आप हैं। उसने पहले से ही सभी को आपको ढूंढने के लिए लगा दिया है। अगर वह आपको ढूंढ लेता है मिस्टर विहान, तो आप खतरे में होंगे। मिस्टर विहान, इससे पहले कि कोई आपको ढूंढ ले, कहीं चले जाइए और कहीं छुप जाइए। संचित का स्वर बहुत चिंतित था। वह वास्तव में विहान की सुरक्षा के लिए चिंतित था। इसे सुनने के बाद विहान ने बस शांति से जवाब दिया, समझ गया। फोन की दूसरी तरफ संचित स्तब्ध रह गया और जल्दी से बोला, मिस्टर विहान, यह बच्चों का खेल नहीं है। जल्द ही जियांगनान प्रांत मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के सभी विशेषज्ञ आपके विला में घुसेंगे। विहान ने उसकी घबराई हुई प्रतिक्रिया को अनदेखा कर दिया और जिज्ञासा से पूछा, मुझे यह जानने की उत्सुकता है कि परितोष कुमार ने मुझे कैसे ढूंढा। अभी अभी एक महिला आई थी जिसका नाम नंदिनी रावत है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उसके पास मिस्टर विहान की बहुत सारी तस्वीरें थीं। उसकी सेवा के लिए वह अब परितोष कुमार की धर्मपुत्री है। विहान की आंखें हत्या की मंशा से भर गईं। उसने उसे उस समय छोड़ दिया था क्योंकि उसे महिलाओं को मारना पसंद नहीं था, लेकिन ऐसा लगता है कि इस मामले में उसे अपवाद बनाना होगा। नंदिनी रावत निश्चित रूप से मरेगी और वह भयानक मौत मरेगी। दूसरी ओर उसे नंदिनी रावत को इस खेल को शुरू करने के लिए धन्यवाद भी देना चाहिए। अब मजा शुरू होने का समय था। कॉल समाप्त हो गई। नीचे से प्रिया की आवाज गूंजी। उसे खाने के लिए नीचे आने के लिए कह रही थी। विहान अच्छी तरह से जानता था कि परितोष कुमार बहुत संभावना से पहले उसके आसपास के लोगों पर हमला करेगा। जिया चौहान इस समय जियांगनान प्रांत में नहीं थी, इसलिए वह निश्चित रूप से अब भी प्रभावित नहीं होगी, लेकिन प्रिया होगी। उसके लिए असंभव था कि वह प्रिया को अपने साथ कुमार परिवार के निवास या जियांगनान मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन ले जाए। उस क्षण रंजीत मल्होत्रा ने कॉल किया। हॉल मास्टर, यह खबर फैल गई है कि आप हंटर हैं।
मैंने पहले से ही एक कार भेज दी है, ये लगभग 3 मिनट में मिंकुई विला कॉम्प्लेक्स पहुंच जाएगी। ठीक है, विहान ने मना नहीं किया। अभी प्रिया को हिडन ड्रैगन बिल्डिंग भेजना निस्संदेह सबसे सुरक्षित विकल्प था। जब सब कुछ स्थिर हो जाएगा तो वह परितोष कुमार को एक बहुत ही खास जन्मदिन का उपहार देगा। नीचे प्रिया उसे फिर से बुलाने वाली थी जब विहान ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हें अगले 2 दिनों के लिए कहीं ले जाऊंगा, तुम्हें वहां 2 दिन रहना होगा, 2 दिन बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा। ये मत पूछो कि क्या हुआ, मैं तुमसे वादा करता हूं कि उन 2 दिनों में कोई भी तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा। प्रिया ने विहान की गंभीर आंखों में देखा। यह दृश्य परिचित था। रिवर सिटी में जब उनका पीछा किया जा रहा था, विहान ने कुछ ऐसा ही कहा था। वह जानती थी कि कुछ बड़ा हो गया है। एक समझदार महिला इस समय कभी भी अधिक सवाल नहीं पूछती, इसलिए उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, रास्ता दिखाओ, चलो। विहान ने प्रिया का हाथ पकड़ा और बाहर चला गया। बाहर एक बेंटली खड़ी थी। एक विशेषज्ञ जो एक भयानक आभा छोड़ रहा था ड्राइवर की सीट से उतरा। उसने पहल करके पिछली सीट का दरवाजा खोला और सम्मानपूर्वक कहा, हॉल मास्टर, मिस प्रिया, कृपया। ठीक है। कार जल्दी से मिंकुई विला छोड़ दी। विहान की ठंडी आंखें कार की खिड़की से बाहर दिख रही थीं। उसके होंठों के कोने एक ठंडी मुस्कान में मुड़े हुए थे जब उसने शांति से कहा, अगर दुनिया मुझे धोखा देती है तो मैं विहान दुनिया के सभी लोगों को मारने के लिए तैयार हूं। एपिसोड 214। आधे घंटे बाद कार सीधे हिडन ड्रैगन बिल्डिंग के भूमिगत पार्किंग स्थल में चली गई। विहान और प्रिया कार से उतरे और अपने आसपास के अपरिचित वातावरण को देखा। प्रिया थोड़ी हैरान थी। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि ड्राइवर ने विहान को हॉल मास्टर कहा था। हॉल मास्टर, इसका क्या मतलब था? वह नहीं समझी, लेकिन वह दूसरी पार्टी के शब्दों से सम्मान महसूस कर सकती थी। विहान निश्चित रूप से कोई और रहस्य छिपा रहा था, भले ही वे पहले से ही एक जुड़ा थे। कभी कभी ऐसा लगता था कि वह उसे वास्तव में नहीं जानती थी। इस बारे में सोचते हुए प्रिया की आंखों में निराशा की एक झलक दिखाई दी। कार से उतरने के बाद प्रिया ने चारों ओर देखा और जिज्ञासा से पूछा, विहान, ये जगह क्या है? विहान मुस्कुराया और प्रिया का हाथ पकड़ लिया। वह जानता था कि एक अपरिचित जगह में वह स्वाभाविक रूप से असुरक्षित महसूस करेगी। यह हिडन ड्रैगन बिल्डिंग है, ये मेरी है। तुम्हारा? प्रिया की आंखें चौड़ी हो गईं। जब वह बाहर थी तो उसने इस इमारत की भव्यता देखी थी। यह रिवर सिटी में हेवनली जस्टिस ग्रुप की इमारत से 100 गुना अधिक भव्य थी और वह जानती थी कि यह जियांगनान प्रांत में एक लैंडमार्क है। हालांकि विहान ने वास्तव में कहा कि यह जगह उसकी है। वह जानती थी कि विहान बहुत शक्तिशाली है, लेकिन यह लड़का जियांगनान प्रांत में केवल कुछ दिनों से था। वह पहले से ही एक गगनचुंबी इमारत का मालिक कैसे हो सकता है? जब प्रिया उलझन में थी, विहान उसे एक लिफ्ट के पास ले गया। चेहरा और आंखों की पुतली स्कैन करने के बाद लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। प्रिया ने अपने सामने उच्च तकनीक वाली लिफ्ट को देखा और उसका दिमाग खाली हो गया। क्या आजकल गगनचुंबी इमारतों में लिफ्ट इतनी उन्नत होती है? उसे तुरंत पता चल गया कि कुछ गलत था। वह जानती थी कि लिफ्ट जिस जगह जाती है वह विहान का रहस्य हो सकता है, वह रहस्य जो कोई नहीं जानता। 20 सेकंड बाद लिफ्ट रुकी और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। मेरे पीछे आओ। विहान ने प्रिया का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले गया। हालांकि डार्क हॉल उसका रहस्य था, प्रिया उसकी साथी थी और कभी उसे धोखा नहीं देगी। उसे इसे छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा प्रिया को अगले 2 दिनों में इन लोगों की सुरक्षा की आवश्यकता थी, इसलिए उसे यहां लाना निस्संदेह सबसे अच्छा निर्णय था। प्रिया ने अंदर कदम रखा और अचानक अपनी दृष्टि में 100 लोगों को देखा। वे साफ सुथरी पंक्तियों में खड़े थे और भयानक आभाएं छोड़ रहे थे। हालांकि प्रिया ने प्राचीन मार्शल आर्ट्स का अभ्यास नहीं किया था, वह महसूस कर सकती थी कि ये लोग बेहद खतरनाक थे। 100 लोग चुप थे। उनकी आंखें तलवारों की तरह थीं और वातावरण दबावपूर्ण था। कुछ पल बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने प्रिया को आश्चर्यचकित कर दिया। अग्रणी आदमी अचानक एक घुटने पर बैठ गया, अपना दाहिना हाथ अपने घुटने पर दबाया और अपना सिर झुका लिया। हॉल मास्टर को नमस्कार। फिर मध्य आयु वर्ग के आदमी के पीछे के 100 विशेषज्ञ अचानक बिना किसी कारण के एक घुटने पर बैठ गए। हॉल मास्टर को नमस्कार, हॉल मास्टर को नमस्कार। उसने कसम खाई कि उसने बचपन से ऐसा अजीब दृश्य कभी नहीं देखा था। हॉल मास्टर, फिर से यह उपाधि। विहान, क्या यह तुम्हारा असली रूप है? प्रिया का शरीर कांप गया और उसके दिल में सदमा लंबे समय तक नहीं मिला। रंजीत मल्होत्रा स्वाभाविक रूप से विहान और प्रिया के बीच के संबंध के बारे में जानता था, इसलिए उसने कहा, रंजीत मल्होत्रा मिस प्रिया को नमस्कार करता है। मिस प्रिया को नमस्कार। नीचे के 100 लोगों ने भी चिल्लाया। उनकी आवाजें फर्श को हिला रही थीं। गुल। प्रिया ने फिर से अपना थूक गटका। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह समूह वास्तव में उसे समर्पित होगा। उसने क्या किया? उसका शरीर कांप गया जब एक अकथनीय भावना अचानक उस पर हमला कर गई। इस क्षण उसे वास्तव में लगा कि वह विहान के लायक नहीं है। उसने हाथ बढ़ाया और विहान को कसकर पकड़ लिया। जब उसने उसकी आंखों में कोमलता देखी तो वह शांत हो गई। उठो, विहान ने कहा। हाँ हॉल मास्टर, जियांगनान प्रांत, चौहान परिवार का निवास। विला का दरवाजा तोड़ दिया गया और 6 या 7 विशेषज्ञ भयानक आभाओं के साथ अंदर दौड़े और विला की तलाशी ली। चूंकि जिया चौहान और उसकी मां शहर से बाहर गए थे, घर पर केवल दिलीप चौहान और नौकर थे। चौहान परिवार के मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञों ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन दिलीप चौहान ने उन्हें रोक दिया। वह अच्छी तरह से जानता था कि उसके आदमी इस समूह के लिए कोई मुकाबला नहीं थे। अगर लड़ाई छिड़ गई तो चीजें निश्चित रूप से खतरनाक हो जाएंगी। तलाशी के एक दौर के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला। जियांगनान प्रांत मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन का एक बुजुर्ग कुछ विशेषज्ञों के साथ दिलीप चौहान के पास गया। बुजुर्ग की आंखें उदासीन थीं जब उसने कहा, तुम्हें पता होना चाहिए कि हंटर कौन है। दिलीप चौहान की आंखों में डर की झलक दिखाई दी। हालांकि उसने लंबे समय से अनुमान लगाया था कि विहान भयानक हंटर है। जब उसे अंततः एक निश्चित उत्तर मिला तो उसका पूरा शरीर कांप गया। उसे स्पष्ट रूप से वह दृश्य भी याद था जब उसने कहा था कि यह लड़का महत्वहीन है। हालांकि किसने सोचा होगा कि विहान इतना अपमानजनक काम करेगा। एपिसोड 215। क्या तुम बहरे हो? बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में पूछा। तब जाकर दिलीप चौहान अपने विचारों से वापस आया और जल्दी से कहा, महोदय मुझे पता है। ओह, तो क्या तुम जानते हो कि वह अभी कहाँ है? बुजुर्ग की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी। अगर वह विहान को पकड़ लेता तो वह परितोष कुमार से श्रेय ले सकता था। दुर्भाग्य से मुझे सचमुच नहीं पता। मैंने हमेशा इस व्यक्ति को तुच्छ समझा है और मेरे और उसके संबंध अच्छे नहीं हैं, इसलिए मैंने कभी उससे संवाद करने या उसका पीछा करने की परवाह नहीं की। अगर मुझे पता होता तो मैं आपको बताता। बुजुर्ग का चेहरा फिर से गुस्से से भर गया। ऐसा लगता है कि वह बहुत जल्दी खुश हो गया था। हाँ, मैंने सुना है कि इस लड़के का तुम्हारी बेटी के साथ घनिष्ठ संबंध है। तुम्हारी बेटी कहाँ है? उसे अभी बाहर आने के लिए कहो। मेरी बेटी और उसकी माँ कुछ दिन पहले मेरी सास के घर गई थी। वे अभी तक नहीं लौटी हैं। भले ही वे वापस आने के लिए जल्दी करें, इसमें कुछ समय लगेगा। बुजुर्ग असंतुष्ट दिखा। मुझे परवाह नहीं, मैं आज तुम्हारी बेटी को देखना चाहता हूँ, अन्यथा तुम परिणामों को सहन नहीं कर पाओगे। दिलीप चौहान एक क्षण सोचा और कहा, महोदय भले ही मेरी बेटी चौहान परिवार से है, वह तरुण सोलंकी की मंगेतर भी है। वह विहान से कैसे संबंधित हो सकती है? जब बूढ़े आदमी ने तरुण सोलंकी का नाम सुना तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। फिर उसने अपनी आस्तीन लहराई और कहा, तो तुम हमारे अपने हो। उस स्थिति में मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। हालांकि अगर तुम्हें विहान के बारे में कोई खबर मिलती है तो तुम्हें मुझे तुरंत सूचित करना होगा। वह सोलंकी परिवार को नाराज नहीं कर सकता था। निश्चित रूप से दिलीप चौहान ने जल्दी से झुककर इन विशेषज्ञों को बाहर निकाला। उसी समय मेहता परिवार के आंगन में काव्या मेहता की आंखों में डर और सदमे का एक संकेत था। उसके फोन पर एक तस्वीर थी।
तस्वीर में युवक विहान था। विहान हंटर। इस क्षण काव्या मेहता की भावनाएं लहरों की तरह उमड़ रही थीं। विहान द्वारा गोली पकड़ने का दृश्य उसके दिमाग में बार बार चल रहा था। उसने सोचा था कि विहान सिर्फ अभिमानी है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसने परितोष कुमार के साथ भी उलझने की हिम्मत की है। उसका अभिमान असीमित था। विहान, ओह विहान, तुम इतने अभिमानी क्यों हो? तुम्हारे गायब होने के 5 सालों में क्या हुआ? क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम इस दुनिया को बदल सकते हो? इस क्षण एक मध्य आयु वर्ग का आदमी दरवाजा खोलकर अंदर आया। यह आदमी मेहता परिवार का वर्तमान मुखिया जसोल मेहता था। आमतौर पर यह युवा पीढ़ी होती है जो अपने बुजुर्गों से मिलने जाती है। हालांकि यह जसोल मेहता था जो काव्या से मिलने आया था। फिर कुछ और भी अजीब हुआ। जसोल मेहता वास्तव में काव्या मेहता के सामने घुटने टेक दिया। अगर यह दृश्य मेहता परिवार के सदस्यों ने देखा होता तो उनकी जबड़े निश्चित रूप से सदमे में गिर जाते। युवा मिस, आप मुझे ढूंढ रही थी? जसोल मेहता ने सम्मानपूर्वक पूछा। काव्या ने सिर हिलाया। मैंने पहले से ही जॉन शैटरिंग तलवार का पता लगा लिया है। यह विहान के हाथों में है। जसोल मेहता का चेहरा थोड़ा बदल गया जब उसने कहा जॉन शैटरिंग तलवार आखिरकार प्रकट हो गई। अचानक उसने कुछ सोचा और पूछा, विहान हंटर वह है? काव्या ने सिर हिलाकर कहा, अगर मेहता परिवार इस व्यक्ति की रक्षा के लिए हर संभव साधन का उपयोग करता है तो आपको कितना विश्वास है कि हम सफल होंगे? इसे सुनकर जसोल मेहता ने भौहें सिकोड़ ली और फिर कहा, 70%। परितोष कुमार के मास्टर की तलवार एक बार मेहता परिवार द्वारा बनाई गई थी। अगर परितोष कुमार को उसके मास्टर से धमकी मिलती है तो हम शायद विहान की रक्षा कर सकते हैं। हालांकि इस तरह कुमार परिवार और मेहता परिवार दुश्मन बन जाएंगे। इस समय विहान की रक्षा करना एक बुद्धिमान कदम नहीं है, जसोल मेहता ने गंभीरता से कहा। वह इस पद्धति से सहमत नहीं था। काव्या मेहता ने अपने हाथ पीछे रखे और उदासीनता से कहा, यह अनुचित लगता है, लेकिन जॉन शैटरिंग तलवार के लिए यह इसके लायक है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि जॉन शैटरिंग तलवार हमारे परिवार के लिए क्या मायने रखती है। अब यह इस पर निर्भर करता है कि विहान हमारी सुरक्षा स्वीकार करने के लिए तैयार है या नहीं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वह मना करने की हिम्मत करेगा। कैपिटल सिटी के एक शांत आंगन में अनमोल देशमुख अपनी आंखें बंद करके पैर मोड़कर बैठा था। पूरा कमरा घने आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया था जो अनमोल देशमुख के शरीर में बह रही थी। उसके छिद्र फैल गए और उसका पूरा शरीर एक हल्की सुनहरी चमक छोड़ रहा था। अचानक उसने अपनी आंखें खोली और अपने हथेली से प्रहार किया, जिससे उसके सामने की हवा कंपन और उथल पुथल करने लगी। एक हत्या की आभा ने पूरे कमरे को भर दिया और उसे 10 मीटर दूर एक विशाल चट्टान अचानक चकनाचूर हो गई। यह संभव है कि कई लोग उस दूरी से एक विशाल चट्टान को चकनाचूर कर सकते हैं, लेकिन यह चट्टान साधारण नहीं थी। यह एक फ्लेम स्प्लिट रॉक थी जो अविश्वसनीय रूप से मजबूत और कठोर थी। हुआशिया की पूरी मार्शल आर्ट्स दुनिया में कितने लोग इस चट्टान को चकनाचूर कर सकते हैं? अनमोल देशमुख ने एक अशुद्ध हवा की सांस छोड़ी। वह इस हमले से बहुत संतुष्ट था। अगर पुराने मास्टर ने मुझे स्वर्गीय खजानों की अंतहीन धारा नहीं दी होती तो मैं शायद उस क्षेत्र में फंसा रहता। अब मेरी रैंकिंग को फिर से बढ़ाने का समय है। इस क्षण दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आओ। अनमोल देशमुख ने अपने हाथ पीछे रखे एक श्रेष्ठता का आभास छोड़ते हुए दरवाजा एक दुबले आदमी ने खोला। अनमोल देशमुख ने दूसरी पार्टी को उदासीनता से देखा और कहा, क्या हुआ? क्या मैंने तुम्हें उन मामलों की देखरेख करने के लिए नहीं कहा था? दुबले आदमी ने अपने हाथ में टैबलेट सौंप दिया। मिस्टर देशमुख, कुछ बड़ा हो गया है। इसका मुझसे क्या लेना देना है? अनमोल देशमुख ने ठंडे स्वर में कहा। आगे के एपिसोड सुनने के लिए द लेजेंड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में दिए लिंक से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। वहां और भी अलग अलग स्टोरीज मिलती है जो मैं यहाँ यूट्यूब चैनल पर अपलोड नहीं कर सकता, इसलिए जल्दी से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और बने रहा मिस्टर डेविल एंड मिस्टर ऑक्सायर के साथ। 216। मिस्टर देशमुख ने मुझे उस हरामी पर नजर रखने के लिए कहा। यह मामला उसी से संबंधित है। ओह, अनमोल देशमुख की रुचि बढ़ गई। उन्होंने टैबलेट लिया और उस पर नजर डाली। परितोष कुमार के बेटे को हाल ही में किसी हंटर नाम के कोड नेम वाले व्यक्ति ने मार डाला, दुबले पतले आदमी ने समझाया। सिर्फ इतना ही नहीं, श्यामक परिवार भी गंभीर संकट में था। अजीब बात यह थी कि हंटर की पहचान अब हो गई है और वह विहान है। क्या? अनमोल देशमुख का दिल उथल पुथल में था। उन्होंने वास्तव में भविष्यवाणी की थी कि यह बच्चा ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कुछ ही दिनों में विहान वास्तव में इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर देगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात, क्या यह लड़का इतना मजबूत था कि वह ऐसी आंधी मचा सके? मिस्टर देशमुख, हालांकि इस लड़के ने जो किया वह जियांगनान प्रांत में चौंकाने वाला है, लेकिन परितोष कुमार उसे 2 दिनों से कम समय में मार डालेगा। परितोष कुमार का 60वां जन्मदिन परसों है। उन्होंने जियांगनान प्रांत से कई विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है। उन्होंने विहान के सिर के लिए मृत्यु वारंट जारी किया है और यह उनके 60वें जन्मदिन से पहले पूरा होना चाहिए। अनमोल देशमुख की आंखों में चमक सी आई। हालांकि यह लड़का भूमिका देशमुख और किसी और का नाजायज बच्चा है, फिर भी उसके पास देशमुख परिवार का थोड़ा खून है। क्या आप चाहते हैं कि मैं मदद करूं? दुबले पतले आदमी ने थोड़ा हैरान होकर पूछा। अनमोल देशमुख ने सिर हिलाया। हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, वह बस एक चींटी है। यह काफी है कि तुम मेरे लिए वहां की स्थिति पर नजर रखो। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। जी सर। अनमोल देशमुख गहरे विचार में डूब गया। फिर उनके होठों पर एक अजीब मुस्कान उभरी। पूरा दिन परितोष कुमार ने अपनी हर उपलब्ध शक्ति को जुटाया, लेकिन फिर भी विहान के बारे में कोई खबर नहीं मिली। ऐसा लग रहा था जैसे विहान धरती से गायब हो गया हो। उन्होंने सोचा था कि विहान की तस्वीर को डेटाबेस में चलाकर और शहर के निगरानी फुटेज की जांच करके कुछ पता चल जाएगा, लेकिन किसी कारण से कोई खबर नहीं मिली। परितोष कुमार पागल होने की कगार पर था। बट एक और मेज टूट गई। क्या यह हरामी उड़ना और जमीन में घुसना जानता है? धिक्कार है, मैं इसे क्यों नहीं ढूंढ पा रहा? उनके गुस्से का एक कारण था। कल उनका 60वां जन्मदिन था। विहान को ढूंढ न पाना उनकी अपनी अक्षमता को सार्वजनिक करने के बराबर था। यह एक थप्पड़ की तरह था। अचानक परितोष कुमार को कुछ सूझा और उन्होंने पूछा, इस लड़के के माता पिता मर चुके हैं, लेकिन क्या उसके पास कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है? नंदिनी रावत सुन रही थी। यह सुनते ही वह जल्दी से खड़ी हुई और बोली, गॉडफादर, मुझे इसके बारे में कुछ पता है। परितोष कुमार की आंखें चमक उठी। उन्हें अपनी यह गॉड डॉटर पसंद थी। हालांकि वह रिवर सिटी में पैदा हुई थी, वह चतुर थी और विहान को अच्छी तरह जानती थी। बताओ, नंदिनी रावत ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, विहान का स्वभाव बहुत ठंडा है। उसके ज्यादा दोस्त नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी वह वास्तव में परवाह करता है। प्रिया पहले नंबर पर है। यह महिला विहान के साथ बहुत करीबी रिश्ते में है। वे शायद प्रेमी प्रेमिका भी हो सकते हैं। हालांकि प्रिया रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई है, इसलिए हम मान सकते हैं कि विहान ने उसे सुरक्षित कर दिया होगा। प्रिया के अलावा एक और परिवार है जिसका विहान के साथ अच्छा रिश्ता था। अगर हम इस परिवार को पकड़ लें तो शायद हम विहान को बाहर निकालने के लिए उनका इस्तेमाल कर सकें। यह परिवार रिवर सिटी में एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट चलाता है। वे एक दंपति हैं और उनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन संभवतः उन्होंने विहान की छोटी उम्र में मुसीबत के समय उसकी मदद की थी। उनका एक बेटा भी है जो जांगबेई विश्वविद्यालय में पढ़ता है। मैंने सुना है कि जब उनके बेटे को एक अमीर दूसरी पीढ़ी के वारिस ने परेशान किया था तो विहान गुस्से में पागल हो गया था। यह साफ था कि यह लड़का विहान के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा विहान के पास हेवनली जस्टिस ग्रुप है। ग्रुप के एक नेता विराट ओबेरॉय विहान के काफी करीब हैं।
ये 4 लोग ही हैं जो विहान के करीबी माने जा सकते हैं। अगर हम इन्हें पकड़ लें तो हम निश्चित रूप से उसे बाहर निकाल सकते हैं। परितोष कुमार ने तुरंत फैसला किया और नंदिनी रावत से कहा, नंदिनी, तुम रिवर सिटी से परिचित हो, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि वहां जाओ और इन 4 लोगों को जियांगनाम प्रांत लाओ। इस काम को पूरा करने के लिए तुम मेरी सेनाओं का मनमाने ढंग से उपयोग कर सकती हो। हाँ गॉडफादर। नंदिनी रावत के होठों पर मुस्कान खिल गई। उसे यह शक्ति का एहसास पसंद था। ये बहुत अच्छा लग रहा था। जब उसने सोचा कि इस बार वह रिवर सिटी में इतने सारे विशेषज्ञों को वापस लाएगी तो उसका दिल गर्व से फूल गया। क्या सिंह परिवार रावत परिवार से निपटना नहीं चाहता था? इस बार वह स्थिति का फायदा उठाकर सिंह परिवार को खत्म कर देगी। वह रिवर सिटी में सभी को बताना चाहती थी कि असली नंबर 1 विशेषज्ञ कौन है। परितोष कुमार ने फिर एक बुजुर्ग की ओर देखा और पूछा, कल का जन्मदिन समारोह कहाँ है? राष्ट्रपति, यह ज़ियाफू होटल के सम्राट हॉल में है, बुजुर्ग ने सम्मानपूर्वक कहा। परितोष कुमार की आंखों में ठंडक की चमक आई और उन्होंने पूछा, मुझे याद है कि रिवर सिटी में क्लाउड लेक मनोर की घटना के बाद उन लोगों ने जियांगनाम प्रांत में एक और क्लाउड लेक मनोर बनाया था, क्या ऐसा कुछ है? बुजुर्ग ने थोड़ा सोचा और सिर हिलाया। यह सच है। हालांकि रिवर सिटी की घटना की वजह से वहां का व्यवसाय ज्यादा अच्छा नहीं है। परितोष कुमार ने ठंडी मुस्कान दिखाई। ज़ियाफू होटल की बुकिंग रद्द करो और मेरे जन्मदिन समारोह को जियांगनाम प्रांत के क्लाउड लेक मनोर में आयोजित करो। 5 साल पहले उस लड़के ने क्लाउड लेक मनोर में अपने माता पिता को खो दिया था। अब मैं चाहता हूं कि वह लड़का फिर से क्लाउड लेक मनोर में अपने करीबी लोगों की मौत देखे। परितोष कुमार की भयावह हंसी ही बैठक कक्ष में एकमात्र ध्वनि थी। अगली सुबह विहान अपनी साधना स्थल से जागा और धीरे से सांस छोड़ी। उसने अपने फोन पर नजर डाली, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। ट्रैकिंग से बचने के लिए रंजीत मल्होत्रा ने यहां सभी संकेतों को ब्लॉक कर दिया था। हालांकि किसी कारण से विहान को लग रहा था कि कुछ गलत है। सुबह से उसकी छठी इंद्री में हलचल हो रही थी। क्या कुछ हुआ है? वह सीधे रंजीत मल्होत्रा के पास गया और पूछा, अगर मुझे कॉल करना हो तो मुझे कहां जाना चाहिए? हॉल मास्टर, कृपया मेरे पीछे आएं। एपिसोड 217। रंजीत मल्होत्रा विहान को एक विशेष कमरे में ले गया जहां एक फोन था। फोन कई कंप्यूटरों से जुड़ा हुआ था जो कुछ असामान्य लग रहा था। हॉल मास्टर, इस फोन का उपयोग करना सबसे सुरक्षित है। ठीक है। विहान ने तुरंत संचित का नंबर डायल किया। हेलो, आप कौन है? दूसरी तरफ से एक हैरान आवाज ने पूछा। मैं विहान हूं। इस आवाज को सुनकर संचित का चेहरा बदल गया और वह जल्दी से एक शांत जगह पर चला गया। फिर उसने गंभीरता से कहा, मिस्टर विहान, आपने आखिरकार संपर्क किया, कुछ बड़ा हो गया है? क्या है? विहान ने भौहें से कोड़कर पूछा। सबसे पहले परितोष कुमार ने अपने 60वें जन्मदिन के भोज का स्थान बदलकर जियांगनाम प्रोविंस के क्लाउड लेक मैनर कर दिया है। जब विहान ने क्लाउड लेक मैनर शब्द सुने तो उसकी आंखों में ठंडी हत्या की भावना चमक उठी। क्या क्लाउड लेक मैनर रिवर सिटी में नहीं है? मिस्टर विहान, रिवर सिटी का क्लाउड लेक मैनर बहुत पहले बंद हो चुका है। उन लोगों ने जियांगनाम प्रोविंस में एक नया बनाया है। परितोष कुमार ने भोज का स्थान बदलकर आपको उकसाने के लिए ऐसा किया है मिस्टर विहान। वहां पहले से ही कई विशेषज्ञ घात लगा बैठे हैं। बताइए। विहान चुप रहा। उसके भीतर गुस्सा भड़क उठा और उसने पूछा, और क्या? एक महिला जिसका नाम नंदिनी रावत है, वह आज सुबह जियांगनाम प्रोविंस मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के कई विशेषज्ञों को रिवर सिटी ले आई। इसका मुझसे क्या लेना देना? विहान का लहजा बर्फीला था। नंदिनी रावत निश्चित रूप से मरने वाली थी, लेकिन उससे पहले परितोष कुमार से निपटना था। इस तरह की चींटी उसके समय के लायक नहीं थी। संचित कुछ सेकंड तक हिचकिचाया और फिर अचानक बोला। उसने कहा कि वह रिवर सिटी में विराट ओबेरॉय और एक परिवार को ढूंढने जा रही हैं जो बारबेक्यू स्टॉल चलाता है। बैंग। यह सुनकर विहान ने दीवार पर मुक्का मारा जिससे एक विशाल छेद हो गया। यहां तक कि रंजीत मल्होत्रा भी स्तब्ध रह गया। हॉल मास्टर, वह पूरा बोल पाता इससे पहले विहान मुड़ा। उसके चारों ओर एक शक्तिशाली हत्या की आभा इकट्ठा हो रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि नंदिनी रावत इतना नीचे गिर जाएगी। वह बस मौत को निमंत्रण दे रही थी। जांग सिटी तेंजिंग ग्रुप। विहान विमान से उतरा और दौड़ पड़ा। जब वह हेवनली जस्टिस ग्रुप की इमारत पर पहुंचा तो उसने देखा कि मुख्य द्वार टूट चुका था। यह स्पष्ट रूप से एक प्राचीन मार्शल कलाकार का काम था। इतना ही नहीं, द्वार पर हर जगह खून बिखरा हुआ था। हेवनली जस्टिस ग्रुप के लगभग 20 सुरक्षा गार्ड जमीन पर पड़े थे। हालांकि ये लोग रिवर सिटी में विशेषज्ञ माने जाते थे, लेकिन जियांगनाम प्रोविंस मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के विशेषज्ञों के सामने इनकी कोई बिसात नहीं थी। उनमें से कई की हड्डियां टूटी हुई थीं और मांस क्षत विक्षत था। बेहद क्रूर। सौभाग्य से उसने देखा कि कोई मरा नहीं था, बस गंभीर रूप से घायल थे। उन्होंने विहान के आने को देखा और जल्दी से पुकारा, मिस्टर विहान। विहान ने एक कदम आगे बढ़ाया और उनमें से एक के सामने खड़ा हो गया। उसने पूछा, प्रेसिडेंट ओबेरॉय कहां है? प्रेसिडेंट ओबेरॉय को आधे घंटे पहले ले जाया गया। उस आदमी की आंखों में अपराध बोध था। हम अक्षम थे। विहान के दिल में गुस्सा फट पड़ा। वह फिर भी देर से पहुंचा था। उसने उन्हें 20 गोलियां बांटी और फिर बाहर भागते हुए कहा, इन गोलियों को लेकर अपने आप को ठीक करो। बोलते ही वह एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल पर कूद गया। रिवर सिटी में घूमने का सबसे तेज तरीका। उसी समय विहान ने जितेंद्र राणावत को फोन किया। मेरे निर्देशांक ट्रैक करो, हेवनली जस्टिस ग्रुप से नंबर 14 ईस्ट फॉरेस्ट लेन तक। मुझे कोई रुकावट नहीं चाहिए। समझ गया। व्रूम। नंबर 14 ईस्ट फॉरेस्ट लेन। जब विहान अंकल नरेंद्र और आंटी कौशल्या की दुकान पर पहुंचा तो वह फिर भी देर से था। पूरी दुकान में अफरा तफरी थी। टूटे हुए कांच के पैनल, नष्ट हुई रसोई और टूटी हुई मेज कुर्सियां। पैर रखने की जगह भी नहीं थी। इसके अलावा जमीन पर खून का एक गड्ढा था। फक। विहान खुद को रोक नहीं पाया और गाली दे दी। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके चारों ओर खून की गाड़ियां। उसके सिर के ऊपर एक खून के ड्रैगन की छाया में बदलती दिखी। एक हल्की ड्रैगन की दहाड़ पूरे इलाके में गूंज उठी। नंदिनी रावत। उसी पर उसका फोन बजा। यह तन्मय था। मिस्टर विहान, बोल। विहान ने तेजी से कहा, हमने आपके लिए नंदिनी रावत का पता लगा लिया है। वह अभी सिंह परिवार के विला में है। पता आपके फोन पर भेज दिया गया है। आपको बस वहां पहुंचना है। साथ ही मैंने आपके लिए रास्ता प्लान कर लिया है। आपके पूरे सफर में ट्रैफिक लाइट हरी रहेंगी। यह एकमात्र तरीका है जिससे मैं आपकी मदद कर सकता हूं। यह सुनकर विहान को थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने शुरू में ड्रैगन सोल को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी उन्होंने उसकी मदद की। उसने कसम खाई कि भविष्य में अगर उनकी जरूरत पड़ी तो वह बिना हिचक उनकी सहायता करेगा। धन्यवाद। विहान ने फोन काटा, पते पर नजर डाली और मोटरसाइकिल को गंतव्य की ओर दौड़ा दिया। रिवर सिटी में सिंह परिवार का विला। नंदिनी रावत ने अपनी बाहें छाती पर मोड़ी और हल्के से ठोड़ी उठाकर सिंह परिवार के विला के प्रवेश द्वार पर जमा लोगों को देखा। वह बेहद गर्व से भरी थी। सिंह परिवार, मैंने सुना कि आप मेरे रावत परिवार को निशाना बनाना चाहते थे। क्या आप विहान की नजरों में अच्छा बनना चाहते हैं? माफ करें, लेकिन आप निराश होंगे। विहान आज के बाद जिंदा नहीं रहेगा। सिंह परिवार के मुखिया दिलावर सिंह का चेहरा गंभीर था। उसकी नजर नंदिनी रावत के पास खड़े 3 बुजुर्गों पर पड़ी। एक प्राचीन मार्शल कलाकार के रूप में वह तीनों बुजुर्गों से निकलने वाली तीव्र हत्या की भावना को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था और उसे पता था कि वे उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। अगर उन्होंने हमला किया तो सिंह परिवार निश्चित रूप से तबाह हो जाएगा। सिंह परिवार की खातिर दिलावर सिंह ने आगे कदम बढ़ाया और नंदिनी रावत से कहा, मैं बस बातें कर रहा था। मैंने अभी तक रावत परिवार के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। नंदिनी रावत हंस पड़ी। तो क्या?
भले ही आप मेरे रावत परिवार को परेशान न करें, क्या यह मुझे आपको परेशान करने से रोकता है? मार्शल कला की दुनिया में एकमात्र नियम है कि मजबूत कमजोर पर हावी होता है। क्या आपको यह नहीं पता? दिलावर सिंह, मेरे सामने घुटने टेकें और सिर झुकाएं, वरना आपका सिंह परिवार खत्म कर दिया जाएगा। दिलावर सिंह का चेहरा बुरी तरह पीला पड़ गया। नंदिनी रावत की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, लड़की, अपनी हद पार मत करो। नंदिनी रावत ने अपने पीछे एक बुजुर्ग की ओर देखा और बोली, एल्डर जोगेश, मुझे इशारा करना पसंद नहीं। समझ गया सावत। कुछ ही पलों बाद एक छायादार आकृति आगे बढ़ी। एपिसोड 218। अचानक एक बुजुर्ग दिलावर सिंह के सामने प्रकट हुआ। उसकी बांह पकड़ी और उसे मरोड़ दिया। वह टूट गई। दिलावर सिंह की ताकत इस बुजुर्ग के सामने पूरी तरह बेकार थी। उसे घुटने टेकने पर मजबूर करो, नंदिनी रावत ने आदेश दिया। फिर एल्डर जोगेश ने दिलावर सिंह के घुटनों को तोड़ दिया, जिससे वह नंदिनी रावत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। नंदिनी रावत मुस्कुराई और अपंग दिलावर सिंह के पास चली गई। उसने कहा, मुझसे विनती करो कि मैं तुम्हारे सिंह परिवार को छोड़ दूं और शायद मैं इस पर विचार करूं। दिलावर सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपने पीछे खड़े बच्चे को देखा और अपनी मुट्ठियां भींची। हालांकि वह एक ग्रैंडमास्टर था, लेकिन वह एक पिता भी था। वह अब और नहीं हिचकिचाया। उसने दांत पीसते हुए जमीन पर सिर झुकाया। उसने माफी मांगी। मिस नंदिनी, यह मेरी गलती थी, कृपया मुझे माफ करें। नंदिनी रावत इस घटनाक्रम से बहुत संतुष्ट थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और एक इशारा किया। सब लोग सुनो, सिंह परिवार के किसी को भी जीवित मत छोड़ना। जी मिस। दरवाजे पर एक 7 साल का बच्चा खड़ा था। वह स्पष्ट रूप से सब कुछ देखकर डरा हुआ था और मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। एल्डर जोगेश की आकृति चमकी और वह बच्चे को फाड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उससे पहले कि वह बच्चे तक पहुंच पाता, एक जोरदार विस्फोट ने आंगन को हिला दिया। सब लोग स्तब्ध रह गए और उनके कान गूंज रहे थे। उन्होंने हलचल के स्रोत की ओर देखा और एक युवक को काली मोटरसाइकिल पर सवार होकर उनकी ओर तेजी से आते देखा। नंदिनी रावत ने पहचान लिया कि यह कौन था। यह विहान था। उसकी आंखों में डर की चमक आई और उसने 3 बुजुर्गों को आदेश दिया, उसे रोक दो, वह विहान है। अगर तुम उसे पकड़ लेते हो तो तुम्हें भारी इनाम मिलेगा। यह सुनकर तीनों के चेहरे खुशी से चमक उठे और उनकी आंखों में क्रूरता की एक झलक दिखी। उनकी आभाएं उनके शरीरों के चारों ओर संकुचित हो गईं और वे तेजी से आ रही मोटरसाइकिल की ओर दौड़ पड़े। नंदिनी रावत और दूर से आ रहे 3 बूढ़े आदमियों को देखकर विहान ने गुस्से से भरी एक दहाड़ मारी। उसने अपनी टांगों में सच्ची क्यूई इकट्ठी की और मोटरसाइकिल से खुद को धक्का दे दिया। जब वह जमीन पर उतरा तो उसने अपनी मुट्ठी मोटरसाइकिल पर मारी, जिससे वह 3 बुजुर्गों की ओर उड़ गई। फिर उसने अपने हाथ से सच्ची क्यूई की एक धार छोड़ी जो मोटरसाइकिल से टकराई और बूम, वह फट गई, जिससे तीनों बुजुर्गों को पीछे हटना पड़ा। उनके चेहरे सदमे से भर गए। फिर उन्होंने देखा कि आग की लपटों से एक काली छाया उनकी ओर दौड़ रही है। यह विहान था। हालांकि बुजुर्ग अनुभवी योद्धा थे और जब उन्होंने काली छाया को अपनी ओर दौड़ते देखा तो वे विहान की ओर दौड़ पड़े। बैंग! विहान तक पहुंचने वाला पहला बुजुर्ग उस मुक्के का शिकार हो गया जिसमें विहान का आज का सारा गुस्सा समाया हुआ था। बुजुर्ग को ऐसा लगा जैसे उसके सीने पर एक तोप का गोला मारा गया हो और वह तुरंत मांस के लोथड़े में बदल गया। पहला! विहान की ठंडी आवाज गूंजी। उसने अपना पैर जमीन पर मारा, जिससे एक गहरी खो बन गई और वह दूसरे बुजुर्ग की ओर दौड़ पड़ा। अपने साथी का मृत शरीर जमीन पर देखकर दूसरा बुजुर्ग पूरी तरह से डर से गिर गया। यह लड़का मृत्यु का देवता था। बेतहाशा प्रयास में उसने एक खंजर निकाला और विहान की छाती पर वार करने की कोशिश की ताकि उसे पीछे हटने पर मजबूर किया जा सके। उसने सोचा कि विहान बच जाएगा, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि विहान एक क्रोधित शेर की तरह हिंसक था और पीछे नहीं हटा। उसने वास्तव में अपनी मुट्ठी का इस्तेमाल एक तलवार के खिलाफ किया। क्या यह लड़का पागल था? जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में आया, विहान की मुट्ठी खंजर से टकरा गई। डिंग! एक कुरकुरी आवाज आई और अप्रत्याशित हुआ, खंजर टूट गया। असंभव! क्या इस लड़के की मुट्ठी स्टील से बनी थी? दूसरा! विहान ने फिर धाड़ मारी और उसका दायां हाथ दूसरे बुजुर्ग की गर्दन पर जा लगा। उसकी सच्ची क्यूई उसके दाहिने हाथ में उमड़ पड़ी और उसने बुजुर्ग के शरीर को जमीन पर पटक दिया। बूम! हड्डियां चटक गईं और खून चारों ओर बिखर गया। दूसरे बुजुर्ग की मौत उसी पल हो गई जब उसकी गर्दन टूट गई। फिर विहान ने खुद को स्थिर किया और खड़ा हो गया। उसकी बर्फ जैसी ठंडी नजर आखिरी बुजुर्ग एल्डर जोगेश पर टिक गई। तुम तीसरे हो। क्या तुम खुद करना चाहते हो या मैं तुम्हें खुद खत्म करूं? मौत की भयानक आभा चारों ओर फैल गई और एल्डर जोगेश अनजाने में एक कदम पीछे हट गया। उसके साथी मर चुके थे। 10 सेकंड भी नहीं बीते थे और वाक्सिया के ग्रैंडमास्टर रैंकिंग में शीर्ष 400 में शामिल 2 विशेष मारे जा चुके थे। एल्डर जोगेश जानता था कि इस बार उसके पास कोई रास्ता नहीं था। विहान की ताकत बहुत भयानक थी। कुछ पलों बाद वह जमीन पर घुटने टेककर बैठ गया। अपनी मुट्ठियां जोड़कर गंभीरता से बोला, कृपया मेरी जान बख्श दें मिस्टर विहान। हिस! हामने की आवाजें हवा में भर गईं और माहौल और भी गंभीर हो गया। एपिसोड 219। नंदिनी रावत का चेहरा पीला पड़ गया। एल्डर जोगेश उनके साथ आए 3 विशेषज्ञों में सबसे मजबूत था। 2 मर चुके थे और आखिरी ने आत्मसमर्पण कर दिया था। सब खत्म हो गया था। उसकी सांसें मानो रुक गईं और वह अनजाने में एक कदम पीछे हट गई। लेकिन वह भूल गई कि उसने ऊंची एड़ी की सैंडल पहनी थी। उसका टखना मुड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। जब यह हो रहा था, विहान एल्डर जोगेश की ओर चला गया। उसने नीचे देखा और शांति से कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बख्श दूं? एल्डर जोगेश की पीठ पसीने से भीग गई और उसने जोर से सिर हिलाया। मैं वक्सिया के ग्रैंडमास्टर रैंकिंग में 307वें स्थान पर हूं। मैं मिस्टर विहान के लिए काम करने को तैयार हूं और परितोष कुमार से निपटने में आपकी मदद करूंगा। उसने सोचा कि विहान कुछ सेकंड सोचेगा, लेकिन उसे तुरंत ठंडा जवाब मिला, तुम इसके लायक नहीं हो, मरो। बैंग! विहान का दायां पैर एल्डर जोगेश के सीने पर जा लगा। एल्डर जोगेश ने तेजी से जवाब दिया। अपनी हथेली में ऊर्जा इकट्ठी कर पलटवार किया, लेकिन क्रैक! कांचा! उसने सोचा कि वह प्रहार सहेगा, लेकिन उसे लगा कि उसके आंतरिक अंग उस किक से कुचल गए और उसका शरीर उड़ गया। उसका शरीर एक विशाल पेड़ से टकराया, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। पूछी! उसने मुंह से खून उगला और फिर उसके शरीर से जीवन के सारे संकेत मिट गए। दिलावर सिंह ने यह सब सदमे में देखा, लेकिन वह डरा नहीं, क्योंकि वह जानता था कि यह युवक उसे मारने नहीं बल्कि बचाने आया था। इसके बाद विहान की नजर नंदिनी रावत पर पड़ी। उसने बिना जल्दबाजी के एक सिगरेट जलाई और गहरी कशी, फिर उसकी ओर चला गया। उसने जमीन पर कांप रही नंदिनी रावत को देखा और तिरस्कार भरी मुस्कान दी। फिर उसने धुएं का एक घना बादल नंदिनी रावत के चेहरे पर उड़ाया, जिससे वह बार-बार खांसने लगी। उसने डर भरी आंखों से विहान को देखा। स्वर्ग ने तुम्हें अच्छी शक्ल और अच्छा परिवार दिया। तुमने इसकी कदर क्यों नहीं की? तुमने मुझसे दुश्मनी क्यों मोल ली? 5 साल पहले तुमने मुझे ठुकरा दिया। तुमने मुझे अपमानित किया और मेरा मजाक उड़ाया। जब मैं लौटा तो मैंने तुम्हें नहीं मारा, क्योंकि मुझे महिलाओं को मारना पसंद नहीं, लेकिन तुमने मुझे मेरी सीमा से परे गुस्सा दिला दिया। मेरा तुमसे बस एक सवाल है, विराट ओबेरॉय और बाकी लोग कहाँ हैं? नंदिनी रावत चुप रही। वह जानती थी कि अगर उसने जानकारी दी तो उसकी मौत निश्चित थी। वह मरना नहीं चाहती थी। अचानक उसे एक विचार आया। उसने अपने कपड़े फाड़ दिए और अपना शरीर दिखाया। विहान, कृपया मुझे इस बार माफ कर दो। मैं तुम्हारी औरत बनने को तैयार हूं, यहां तक कि तुम्हारा खिलौना भी। तुम जो चाहोगे मैं करूंगी। नंदिनी रावत अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले विहान ने उसके बाल पकड़े और उसका सिर जमीन पर पटक दिया। बैंग! नंदिनी रावत का चेहरा खून से लथपथ और चोटिल हो गया। मैं आखिरी बार पूछता हूं, विराट ओबेरॉय और बाकी लोग कहाँ हैं? अगर तुमने नहीं बताया तो अभी तुम्हारा सिर मरोड़ दूंगा।
उसकी हत्या की भावना उमड़ पड़ी, जिससे वह लगभग दम घुटने की हालत में पहुंच गई। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा गहरे गड्ढे में खींच ली गई हो, और सहन न कर पाने पर उसने जल्दी से कहा, वे पहले ही क्लाउड लेक मैनर भेजे जा चुके हैं। ये सुनकर विहान ने अपनी मुट्ठियां भींची। फिर वह बाहर चला गया, अपनी जेब से फोन निकाला और रंजीत मल्होत्रा को फोन कर एक गाड़ी भेजने को कहा। जमीन पर घुटनों के बल बैठी नंदिनी रावत ने विहान को जाते देख राहत की सांस ली। उस पल वह सिर्फ जीवित रहने से खुश थी। अचानक विहान रुक गया। लगता है तुमने गलत समझा, मैं जान नहीं रहा, मैं बस नहीं चाहता कि तुम्हारा जहरीला गंदा खून मुझे छुए। बोलते ही विहान ने अपना दायां पैर घुमाया और उस खंजर के टूटे टुकड़े को लात मारी, जिसे उसने पहले अपनी मुट्ठी से तोड़ा था। एक सफेद चमक दिखी जो नंदिनी रावत की ओर सीटी बजाती हुई गई। कुछ नुकीला टुकड़ा उसके माथे में घुस गया और उसकी तुरंत मौत हो गई। सिंह परिवार के घर में मध्य रात्रि के कब्रिस्तान जैसी शांति थी। सांस की भी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। दिलावर सिंह जानता था कि विहान बहुत ताकतवर है, लेकिन उस रात जो उसने देखा वह उसे अविश्वास और डर से भर गया। क्या ये करतब मार्शल आर्ट से भी संभव थे? एक पल के लिए विहान नरक से निकले शैतान जैसा लगा। फिर भी दिलावर सिंह जानता था कि अगर विहान ने हस्तक्षेप न किया होता तो सिंह परिवार खत्म हो गया होता। उसने अपने हाथ जमीन पर रखे और विहान को 3 बार सिर झुकाया। दिलावर सिंह, ग्रैंडमास्टर विहान को हमें बचाने के लिए धन्यवाद देता है। विहान ने दिलावर सिंह की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। जब गाड़ी आई उसने दरवाजा खोला, अंदर बैठा और सिंह परिवार के घर से गायब हो गया। उसके लिए खेल अभी शुरू हुआ था। जियांगनान प्रांत, क्लाउड लेक मैनर। लोग इस खुशी के मौके को मनाने के लिए मैनर में उमड़ पड़े थे और सजावट में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। पार्किंग में महंगी गाड़ियां भरी थीं, जो एक लग्जरी कार प्रदर्शनी जैसी लग रही थी। जियांगनान प्रांत के लगभग सभी बड़े परिवारों ने इस भोज में अपने प्रतिनिधि भेजे थे, जिनमें से कई वक्सिया के ग्रैंडमास्टर रैंकिंग में शामिल विशिष्ट थे। यह जियांगनान प्रांत मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष परितोष कुमार का 60वां जन्मदिन था। परितोष कुत जियांगनान प्रांत की मार्शल आर्ट्स दुनिया में ताकत और हैसियत के मामले में शीर्ष पर था। हाँ, अध्यक्ष कुमार, बहुत दिन बाद मिले। आपके आभा मंडल से लगता है कि आपकी ताकत फिर से बढ़ गई है। एक बूढ़े आदमी ने हाथ जोड़कर परितोष कुमार को अभिवादन किया। परितोष कुमार ने सभी से हंसकर बात की, एक महान विशेषज्ञ का रवैया बनाए रखा। उसके ज्यादातर मेहमान जियांगनान प्रांत के बड़े परिवारों से थे, लेकिन उसकी हैसियत और मौके को देखते हुए उन्हें ही उसका सम्मान करना पड़ता था। और लोग क्लाउड लेक मैनर में घुसते गए और जल्द ही लगभग सभी आमंत्रित लोग आ चुके थे। हालांकि भोज हॉल का माहौल बहुत उत्सवी था, लेकिन सबकी नजरें दरवाजे की ओर थीं। वे जानते थे कि आज कुख्यात हंटर शायद आ जाए। इसे परितोष कुमार का 60वां जन्मदिन कहने से बेहतर यह विहान के लिए एक विशाल जाल था। अगर वह लड़का आने की हिम्मत करता तो उसका भाग्य तय था। सब कुछ तैयार था, अब बस शिकार के जाल में फंसने का इंतजार था। एपिसोड 220। आनंद बिश्नोई, सूरज बिश्नोई और दिलीप चौहान सभी एक ही मेज पर बैठे थे। तीनों चिंतित दिख रहे थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि विहान इतना पागलपन भरा काम करेगा। उनकी प्रभावशाली शक्ति और संसाधन अब उसे नहीं बचा सकते थे। यहां तक कि अगर बड़े लोग हस्तक्षेप करना चाहें तो भी यह बहुत मुश्किल होगा। यही कारण था कि ड्रैगन सोल ने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई थी। वे केवल उम्मीद कर सकते थे कि विहान आज नहीं आएगा। इस बीच दूसरी मेज पर एक खूबसूरत युवती पैरों को क्रॉस करके बैठी थी। उसकी आंखें चमकदार थीं और वह गरिमा के साथ खुद को संभाल रही थी। वह शायद आज क्लाउड लेक मैनर में सबसे आकर्षक व्यक्ति थी। यह काव्या मेहता थी। उसके बगल में एक मध्यम आयु का आदमी बैठा था, जसोल मेहता, जो मेहता परिवार का मुखिया था। उसने दरवाजे की ओर देखा और कोई हलचल न देखकर फुसफुसाया, अगर विहान सचमुच आता है तो क्या हम वास्तव में उसकी रक्षा करेंगे? इस भोज में कई विशेषज्ञ हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम परितोष कुमार के साथ सभी संबंध तोड़ देंगे और भविष्य में बहुत परेशानी होगी। काव्या मेहता ने उसे अनदेखा कर दिया। उसने अपनी बाहें छाती पर मोड़ी, आंखें बंद की और गहरे विचार में डूब गई। जसोल मेहता ने आह भरी और सिर हिलाया। अचानक भीड़ में हलचल मच गई। भोज हॉल के लाल कालीन पर 4 आकृतियां प्रकट हुई, लेकिन ये 4 मेहमान नहीं थे। वे बंधक थे, या अधिक सटीक रूप से चारा। विराट ओबेरॉय, शिवाय, अंकल नरेंद्र, आंटी कौशल्या। चारों में विराट ओबेरॉय सबसे शांत था। उसने अपने आसपास देखा, उसकी सोच को कोई नहीं पढ़ पा रहा था। शिवाय लगातार संघर्ष कर रहा था। उसके मुंह के कोने पर खून था और उसका चेहरा पीला था। उसने सोचा था कि उसकी साधना की तकनीक उसे बचा लेगी, लेकिन उसने महसूस किया कि वह अपने पीछे के 2 आदमियों के सामने कुछ भी नहीं था। अंकल नरेंद्र और आंटी कौशल्या स्तब्ध और भ्रमित थे, अभी भी स्थिति को नहीं समझ पा रहे थे। जब उन्होंने देखा कि सभी उन्हें घूर रहे हैं तो उनके चेहरे थोड़े लाल हो गए। वे चिड़ियाघर में बंदरों की तरह महसूस कर रहे थे। जैसे ही चारों प्रकट हुए, पूरा भोज हॉल शांत हो गया। परितोष कुमार, जो किसी और से बात कर रहा था, बीच में ही रुक गया। उसकी आंखों में ठंडी चमक आई। हाथ पीछे करके वह चारों की ओर बढ़ा। अध्यक्ष कुमार, मैं उन्हें ले आया हूं, एक बुजुर्ग ने कहा। परितोष कुमार ने सिर हिलाया और अपने सामने के 4 लोगों पर नजर डाली। उसका चेहरा तुरंत ठंडा हो गया और वह गुस्से से चिल्लाया, घुटने टेको। उसकी आभा बाहर निकली और उन्हें लगा जैसे उनके कंधों पर एक पहाड़ दब रहा हो। अब और सहन न कर पाने पर वे घुटनों के बल गिर पड़े। शिवाय को छोड़कर, जिसके पास साधना की नींव थी, बाकी तीनों ने खून उगल दिया। उनके शरीर बेहद कमजोर हो गए। आखिरकार वे साधारण लोग थे। वे एक शीर्ष विशेषज्ञ के दबाव को कैसे सह सकते थे? पापा, माँ। हालांकि शिवाय को असहजता महसूस हो रही थी, उसने सहन किया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने परितोष कुमार को घूरा और चिल्लाया, तुम मेरे माता पिता को क्यों निशाना बना रहे हो? अगर तुम्हें दम है तो मुझसे लड़ो। थू! शिवाय ने सीधे परितोष कुमार के चेहरे पर थूक दिया। परितोष कुमार का चेहरा काला पड़ गया। वाकई एक ही तरह के पक्षी एक साथ रहते हैं। उस लड़के के साथ रहकर तुम्हारी साधना में ज्यादा सुधार नहीं हुआ, लेकिन तुमने उससे अनादर करना सीख लिया है। तुमसे लड्डू? मैं तुम्हें एक उंगली से मार सकता हूं। अगर मुझे उस लड़के को यहां लाने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं होती तो तुम कब के मर चुके होते। इतना कहकर परितोष कुमार ने शिवाय के पेट पर लात मारी, उसे उड़ा दिया। शिवाय को लगा जैसे उसका पेट मत रहा हो, खून उबल रहा हो, और उसने और खून उबल दिया। अपने बेटे को घायल देखकर अंकल नरेंद्र और आंटी कौशल्या दौड़ आए और अपने शरीर से शिवाय को ढक लिया। भले ही वे प्राचीन मार्शल आर्ट्स नहीं जानते थे, यह माता पिता के रूप में एक सहज क्रिया थी। वे परितोष कुमार को चीते की तरह घूर रहे थे जो अपने शावक की रक्षा कर रहे हो, डरे हुए लेकिन दृढ़। तुम सिर्फ नीच कीड़े हो। परितोष कुमार हंसा, चाहे वह लड़का आया ना आए, तुम चारों आज दर्दनाक मौत मरोगे। मैं चाहता हूं कि वह इतना दर्द में हो कि वह अपने बाकी जीवन में इस अनुभव को याद करे। इतना कहकर परितोष कुमार की नजर विराट ओबेरॉय पर पड़ी। वह आगे बढ़ा और अपने चमकदार चमड़े के जूते से विराट ओबेरॉय की बांह पर कदम रखा। क्रैक! विराट ओबेरॉय की बांह टूट गई। मैंने सुना है कि तुम विहान के करीब हो और उसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि वह लड़का तुम्हें बचाने आएगा? क्योंकि आज मेरा 60वां जन्मदिन है, कुछ अच्छा कहो। अगर यह मुझे खुश करता है तो शायद मैं तुम्हें जाने दूं। विराट ओबेरॉय ने दर्द सहन किया, सिर उठाया और परितोष कुमार को ठंडी नजर से देखा। मैंने मिस्टर विहान को केवल कुछ महीनों से जाना है, लेकिन एक बात मुझे पता है, जो भी मिस्टर विहान को नाराज करता है वह मर जाता है। तुम अपवाद नहीं होगे। अंतिम वाक्य उसने लगभग चिल्लाकर कहा। उसकी आवाज में क्रोध था। इस बीच क्लाउड लेक मैनर के बाहर एक पिकअप ट्रक आया। इसके पीछे एक ताबूत था। एक युवक ट्रक से उतरा। उसकी आंखों में अभूतपूर्व ठंडक थी। हॉल मास्टर, डार्क हॉल आपके आदेशों की प्रतीक्षा कर रहा है।
क्या आप वाकई नहीं चाहते कि हम आपके साथ अंदर जाएं? रंजीत मल्होत्रा ने विहान से पूछा। विहान ने सिर हिलाया। उसने एक हाथ से ताबूत का एक सिरा पकड़ा और उसे हल्के से उठाया, फिर उसे अपने कंधे पर रख लिया। रंजीत मल्होत्रा की आंखें सिकुड़ गईं। यह पहली बार था जब उसने किसी को जन्मदिन के उपहार के रूप में ताबूत देते देखा था। शायद पूरे वाक्य में केवल उसका हॉल मास्टर ही ऐसा करने की हिम्मत कर सकता था। विहान की आंखें खून से लाल थीं। डार्क हॉल को कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम बाद में काम आओगे। मैं अकेला ही परितोष कुमार को मारने के लिए काफी हूं। लेकिन मैंने सुना है कि जियांगनान प्रांत की आधी मार्शल आर्ट्स दुनिया अंदर है। अगर वे सब परितोष कुमार के पक्ष में खड़े हो जाते हैं तो आपको उन सब का सामना करना पड़ेगा। विहान की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। मैंने उन्हें कभी खतरा नहीं माना। अगर वे परितोष कुमार के पक्ष में खड़े होने की हिम्मत करते हैं तो मैं उन्हें भी मार दूंगा। इतना कहकर विहान क्लाउड लेक मैनर की ओर चलने लगा। यह दृश्य परिचित लग रहा था। 5 साल पहले रिवर सिटी के क्लाउड लेक मैनर में वह किसी को नहीं बचा सका था। वह केवल देख सकता था जब उसके माता पिता उसके सामने मारे गए और वह ईस्ट पॉइंट लेक में कूदकर मुश्किल से बच पाया था। अब 5 साल बाद वह एक अलग क्लाउड लेक मैनर के सामने खड़ा था। इस बार वह परिणाम बदलने के लिए दृढ़ था। इतना ही नहीं, वह सभी को यह घोषित करना चाहता था कि विहान लौट आया है। क्लाउड लेक मैनर के भोज हॉल के अंदर विराट ओबेरॉय और शिवाई के माता पिता परितोष कुमार के आध्यात्मिक दबाव से पीड़ित थे। चूंकि वे साधारण लोग थे, परितोष कुमार को उन्हें नष्ट करने के लिए उंगली भी नहीं उठानी पड़ेगी। वे उसके सामने असहाय थे। दूर से शिवाई ने चुपके से एक गोली निकली और अपनी स्थिति को समायोजित किया। धीरे धीरे उसे बेहतर महसूस होने लगा।